चलो ध्यान दो। जैसे एक तो हम लोग पहले बेंजीन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग के नोमेनक्लेचर में हमेशा टर्म एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा होगा, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का ही नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। लेकिन अभी तो पहले चीज़ ये कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्या है ये नहीं मालूम, तो हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अभी के लिए बस ये मान के चल रहे हैं कि बेंजीन वाला पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और हम लोग डिस्कशन में बेंजीन डेरिवेटिव्स का डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम लोग को केवल इतना ही डिस्कशन कैरी आउट करना है। तो जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें भी बेंजीन डेरिवेटिव का, तो उसमें जैसे एक तो सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर मान लो हम लोग बेंजीन का नाम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इस केस में क्या नोमेनक्लेचर होता है। तो सिंपल बेंजीन रिंग इसका नोमेनक्लेचर करना था, तो बेंजीन वर्ड तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ढंग से सोचो तो 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो हेक्स, और उसके अलावा 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड में आइदर तीनों सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग शुरू होकर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1 यहाँ शुरू कर रहे हैं तो 2 हमेशा डबल बॉन्ड को कवर करेंगे रिंग में। 3, 4, 5, 6, इसका मतलब साइक्लो हेक्स, और 3 डबल बॉन्ड है तो ए वर्ड लगाएंगे। उसके अलावा 1, 3, 5 ट्राईइन, ये वर्ड हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं बेंजीन के नॉर्मल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। बट बेंजीन के केस में कॉमन नेम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है हो सकता है इधर ना होकर के उधर हो, मतलब ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर पाई बॉन्ड दूसरी डायरेक्शन में चला गया तो अपना तो नंबरिंग वाला सिस्टम पूरा चौपट हो गया। तो इसीलिए हम लोग के बेंजीन में कॉमन नेम वाला पार्ट आराम से एक्सेप्ट किया जाता है एज अ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। जैसे एक पॉइंट ये, बस यही एक पेरेंट चेन के सिलेक्शन के टाइम पे रूल है, इफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में भी मेन फंक्शनल ग्रुप, इफ मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद प्रायोरिटी में हम लोग अनसैचुरेशन की बात करेंगे। और अनसैचुरेशन भी अगर डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर प्रायोरिटी वाले पार्ट पे हम लोग नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन की बात नहीं कर रहे। बेसिकली उसका एक हम लॉजिक समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन की हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे, ऑल्दो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं बट नंबर ऑफ कार्बन की बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड रखे हुए हैं तो रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ये हम लोग स्ट्रक्चर रेजोनेंस में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे उसमें बॉन्डिंग में। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से रिंग वाले पार्ट को प्रेफरेंस दे दिया जाता है, बट उससे सब्स्टिट्यूएंट को उसके ऊपर प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है इसका लॉजिक हमको ज़्यादा नहीं पता। बट ठीक है, ऐसा रूल है तो मान के चल रहे हैं कि हम लोग को रूल में सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन वाला पार्ट नहीं है, सीधा मेन फंक्शनल ग्रुप, ऑन सैचुरेशन और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट is attached with the side chain, then the side chain will become the parent chain। अब साइड चेन वाले पार्ट को फिर हम लोग पेरेंट चेन बनाएंगे। और अगर साइड चेन पेरेंट चेन बना तो इस केस में therefore benzene ring will be considered as substituent, considered as substituents। अब इसमें जैसे अगर हम लोग बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं तो बेंजीन रिंग वाले पार्ट का जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है, ये चीज़ थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। इस चीज़ को हम लोग फिनाइल बोला करते हैं। मतलब अगर बेंजीन वाले पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो फिनाइल वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम में। और अगर बेंजीन वाला पार्ट पेरेंट चेन है तो फिर पेरेंट चेन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इसके इसमें OH ग्रुप लगा रखे हैं, तो अगर हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट साइड चेन से अटैच्ड है तो इसका मतलब ये साइड चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन होगा, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर बेंजीन वाला पार्ट अटैच्ड है जो कि अब सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सेकेंड पोजीशन पे हम लोग आराम से फिनाइल और 2 का कार्बन चेन मतलब इथेन यूज कर सकते हैं, और इथेन के फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इथेन 1 ऑल मिक्स्ड। क्या ब्रैकेट नहीं अगर होगा? अगर सिंपल एक बेंजीन रिंग वाला पार्ट दे रखा है तो उस केस में हम लोग ब्रैकेट लिखने की जरूरत फील नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम मतलब मालूम पड़ रहा है कि सिंपल बेंजीन रिंग है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। ऐसे एक चीज है, शायद हो सकता है जैसे हम लोग जो डिस्कशन किए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में कि ब्रैकेट होगा या नहीं होगा,
पता नहीं कि हम सही है कि गलत है, बट जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे क्लास 12 वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, जो इस तरह का कंपाउंड है एफिसियन 6, तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा नोमेनक्लेचर है, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, दिस दैट, और वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे एक छोटा सा रूल हम पढ़े थे जो हमको ध्यान है कि कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिगेंड बोला करते हैं, एक स्टैंडर्ड टर्म है लिगेंड। तो कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड है ये कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे वहाँ पे भी अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो उसका नाम ब्रैकेट में रखना होता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो सिंपली वहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, अगर नाम थोड़ा भी अजीबोगरीब टाइप का है, नॉर्मल लीग से हटके है, तो इसका मतलब उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में डालना है। तो हो सकता है शायद उसी टाइप का यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, बट फिनाइल एकदम सिंपल सा पार्ट है, अगर फिनाइल सिंपल सा पार्ट है तो इसमें हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए काम नहीं कर रहे हैं। अगर इसको कंसिडर करते हैं तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अगर नहीं करने का मन है तो नहीं करो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स या सिंपल दोनों तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। नाम अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखा तब तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर नाम सिंपल टाइप का दिख रहा है तो भी हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। तो सिंपली वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है सीधा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इसलिए आप फिनाइल सिंपल सा नाम है, इसको हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं करेंगे, ब्रैकेट में इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। फिर उसके बाद मान लो एग्जाम्पल्स वाले पार्ट में, चलो एक दो एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, तो चलो ठीक इसमें ग्रुप भी लगा देते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसमें नोमेनक्लेचर करना है, तो इस केस में हम लोग का अनसैचुरेशन वाला जो पार्ट है वो साइड चेन में अटैच्ड है, इसका मतलब ये पार्ट अपना पेरेंट चेन होगा, फिर से बेंजीन वाला पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और अगर अल्कीन वाला पार्ट है तो नंबरिंग हम लोग आराम से इस तरीके से करेंगे, अगर एक अल्कीन है तो जिस साइड से नंबरिंग करने पे लोएस्ट नंबर मिल जाए उस साइड से नंबरिंग करेंगे। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे हम लोग को बेंजीन रिंग मिल रहा तो 3 पे फिनाइल, उसके अलावा 4 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ब्यूट, और उसके अलावा हम लोग 1 पे इन पोजीशन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो एक तो ये रूल है जहाँ पे साइड चेन से फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन या सब्स्टिट्यूएंट ये पार्ट अगर अटैच्ड है तो अपना जो साइड चेन वाला पार्ट है वो साइड चेन वाला पार्ट पेरेंट चेन बन जाएगा, और जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है वो अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है जिसका ध्यान रखना। उसके अलावा शायद एक कन्वेंशन तुम लोग को हम पहले भी डिस्कस किए थे, ऑर्थो मेटा पारा, बेंजीन रिंग वाले पार्ट में कॉमन नेम तो चलता है, कॉमन नेम के अलावा अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन इस टाइप से वर्ड मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल हम लोग ऑर्थो मेटा पारा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उसमें इस तरीके से वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में जैसे OH वाला पार्ट मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से 1 मेंशन कर सकते हैं पोजीशन, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 बन गया। और उसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि राइट साइड में जाने पर हम लोग का ये CH3 वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग 2 पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग इस CH3 वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए आराम से सेकेंड पोजीशन पे हम लोग का मिथाइल ग्रुप है तो 2 पे मिथाइल, और उसके अलावा हम लोगों का बेंजीन वाला पार्ट है जो कि हम लोग कॉमन नेम में फिनॉल बोला करते हैं, तो हम लोग आराम से 2 मिथाइल फिनॉल नोमेनक्लेचर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका ध्यान रखना, कॉमन नेम का लिस्ट अभी बताएंगे। एक कॉमन नेम में हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम बनाते हुए बाकी पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, तो 2 मिथाइल फिनॉल। बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जो होता है वही तुम्हारा ये रहेगा, क्या बोल सकते हैं, वहीं से हम लोग कार्बन चेन शुरू करते हैं। कभी कभी जैसे एनिलीन में हम एक दो जगह पे एग्जांपल देखे थे नाइट्रोजन वाले केस में, जहाँ पे नाइट्रोजन वाले पार्ट को, मतलब अमाइन वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है अमीनो, और उसके अलावा CH3 वाले पार्ट को मेन पार्ट के फॉर्मेट में कंसिडर किया गया है। तो कॉमन नेम के हिसाब से उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉमन नेम्स अपने सिलेबस के अंदर है जो NCERT में दे रखे हैं उन कॉमन नेम्स को ध्यान रखना पड़ेगा, और उनका जो नाम बोला गया है एग्जैक्टली उसी नाम के फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा अपने को। इसमें बस ये मॉडिफिकेशन है कि अगर हम लोग के बेंजीन रिंग में बगल वाले ग्रुप पे कार्बन होते हैं, बस जस्ट बगल वाला, अब वो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, मतलब ये कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाले दोनों कार्बन, इन दोनों में कहीं भी ग्रुप होगा तो इस चीज़ को हम लोग आराम से ऑर्थो पोजीशन बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर में
ऑर्थोमिथाइल फिनॉल भी वर्ड मेंशन कर सकते थे, या फिर इसी चीज़ को हम लोग ओ से भी डिनोट कर सकते थे, ओ मिथाइल फिनॉल वर्ड आराम से मेंशन किया जा सकता है। और इनफैक्ट शायद से एक और हम नोमेनक्लेचर देखे हैं जो हमको ध्यान है, ये हमको कंफर्म करना पड़ेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन। ये भी एक नोमेनक्लेचर है जो शायद हमको लगता है कि सही है इस कंपाउंड के लिए, हमको कंफर्म नहीं है क्योंकि ये कॉमन नेम टाइप का ही पार्ट है। इसमें CH3 वाले पार्ट को हम लोग ये क्या बोलते हैं मेन पार्ट मानते हुए, और OH वाले पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन वर्ड मेंशन कर रहे हैं। इस चीज़ को हमको खुद भी कंफर्म करना पड़ेगा, ये हमको कॉमन नेम वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान नहीं है। बट इन जनरल जब हम लोगों का इस तरीके का कंपाउंड होता है, जैसे OH वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है और CH3 वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग टर्म यूज़ किया करते हैं क्रिसॉल, और ये कॉमन नेम ही याद रखना होता है हम लोगों को। उसमें भी अगर ऑर्थो पोजिशन पे OH और CH3 है तो इस केस में हम लोग सिंपली ऑर्थो क्रिसॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का बेंजीन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर होगा तो उस केस में ऑर्थोमेटा पारा हो सकता है नोमेनक्लेचर का पार्ट, लेकिन उसमें मोस्टली हम लोग ये कॉमन नेम के थ्रू ही काम करेंगे। कॉमन नेम्स के थ्रू हम लोगों को सारे के सारे नोमेनक्लेचर करने होंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे कुछ नाम में एक ये नाम अपने को ध्यान रखना होगा, जैसे मान लो एक ये ग्रुप है। CH3 अटैच्ड है बेंजीन रिंग में, उसको क्रिसॉल बोल देंगे हम लोग। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले हम। सर OH और CH3 दोनों है तब उसको क्रिसॉल बोलेंगे। हाँ, OH और CH3 दोनों होगा तब क्रिसॉल बोलेंगे। अब जैसे उसमें CH3 अगर अटैच्ड है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। CH3 अटैच से नहीं, OH और CH3 अगर ग्रुप रहा तब उस केस में क्रिसॉल बोलेंगे। जैसे अगर मान लो 2OH ग्रुप होता है, तो 2OH ग्रुप वाले पार्ट में एक नाम भी नहीं है। इस वाले पार्ट का नाम होता है, एक सेकंड नीचे लिख देते हैं। अगर 2OH ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे है तो इस चीज़ का नाम रिसोर्सिनॉल होता है। अगर दोनों OH ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे है तो इस चीज़ को हम लोग कैटेचॉल बोलते हैं। और अगर दोनों OH ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे है तो इस चीज़ को हम लोग क्विनॉल बोलते हैं। इनफैक्ट हम लोग के सिलेबस में केवल ये पार्ट है क्विनॉल वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग का क्विनॉल वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट क्विनॉल का भी फॉर्मेशन नहीं होता, इस चीज़ को हम लोग बेंजोक्विनॉन बोला करते हैं। द बेंजीन वाले पार्ट के स्ट्रक्चर में जो 2OH ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। कैसे होता है ऑक्सीडेशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बेंजोक्विनॉन या फिर सिंपली इस चीज़ को हम लोग क्विनॉन भी बोलते हैं। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान है कि क्विनॉन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली, इसलिए क्विनॉल बोलते हैं। बट ये दोनों नाम अपने काम के नहीं है, रिसोर्सिनॉल और कैटेचॉल। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही नाम में ऑर्थोमेटा पारा चलेगा, हो सकता है कॉमन नेम्स भी अलग अलग हो जाए। तो इसलिए कॉमन नेम्स को याद रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे कॉमन नेम्स है, मतलब 67 68 कॉमन नेम्स है जो एकदम कंपलसरी है। कुछ कुछ और भी पार्ट है जिसको याद रखना ही रखना है। उसमें जैसे एक तो कुछ नाम हम बस बोलते जा रहे हैं, उन नाम का स्ट्रक्चर हम फटाफट मेंशन करते चले जाएंगे। जैसे एक नाम बहुत ही कॉमन है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है तो एनिलीन बोल सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है तो इस चीज़ को हम लोग टोलुइन बोल सकते हैं। अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर OCH3 है तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग टर्म एनिसोल यूज़ किया करते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर हम लोग का COH ग्रुप है तो बेंजीन के ऊपर अगर CH ग्रुप होता है इस चीज़ को हम लोग बेंजोइक एसिड वर्ड मेंशन कर सकते हैं, मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे हम लोग सीधा बेंजोइक एसिड बोल दिए। बेंजामाइन यहाँ वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन अमाइन होना चाहिए था तो बेंजीन अमाइन वाले पार्ट की जगह पे हम लोग सीधा नोमेनक्लेचर में बेंजामाइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और बेंजामाइन, और उसमें भी हम लोग कॉमन नेम में एनिलीन वाला पार्ट मेंशन कर रहे हैं। यहाँ वाले पार्ट में हम लोग मिथाइल बेंजीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, ये भी एक तरीका होता है मिथाइल बेंजीन। लेकिन हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में इसका कॉमन नेम सीधा टोल्यूइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी सिमिलर टाइप से जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे सीधा बेंजोइक एसिड बोल दिया। अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है तो इसके इसमें बेंजीन कार्बल्डिहाइड वर्ड होना चाहिए था, बट बेंजल डिहाइड वर्ड हम लोग सीधा यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कॉमन नेम में, बेंजल डिहाइड। और उसके अलावा कॉमन नेम में और कौन सा नाम याद रखना है अपने को, OH तो हम लोग बता चुके हैं, फिनॉल। OH वाले पार्ट का एक ही नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो इस केस में हाइड्रोक्सी बेंजीन वर्ड हम शायद नहीं सुने कभी। बेंजीन अल्कोहल,
बेंजीन अल्कोहल नॉर्मली वर्ड यूज़ किया जाता है और इसकी जगह पे बेंजीनॉल वर्ड यूज़ किया जाता है। एक ये नाम सुन रखे हम। और कॉमन नेम में नाइट्रोबेंजीन हम लोग को ध्यान रखना है। अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप होगा तो इस केस में नाइट्रोबेंजीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऑल्दो नाइट्रोबेंजीन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन नेम में और कोई काम में आएगा, OH ग्रुप हम लोग बता ही चुके हैं, OCH3 बता चुके। एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉमन नेम है जो एक जगह पे काम आएगा। अगर बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो इस चीज़ को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। ये कॉमन नेम ध्यान रखना होता है, क्यूमीन। एक पार्टिकुलर रिएक्शन हम लोग सिंगल एम होता है शायद, क्या सिंगल एम होता है शायद, पक्का? जहाँ तक हमको याद आता है। चलो ठीक है, बट नाम ध्यान रखना क्यूमीन वाला पार्ट। तो इस केस में जब बेंजीन के ऊपर इस तरह का आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है तो हम लोग आराम से वहाँ पे क्यूमीन वर्ड मेंशन करते हुए काम करता है। एक तो ये पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है कॉमन नेम वाले पार्ट में। इसके अलावा और कोई कंपाउंड काम का, कार्बोक्सामाइड ज़्यादा काम का नहीं होता। थैलिक एसिड अपने काम का होता है। थैलिक एसिड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर अपने को, ये क्या हो गया भाई, जैसे सिंगल एम होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में एक रूल सुना था कभी, ये साइंस में इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया जाता है, बताओ। नहीं सर। सुनना चाहिए था ना। जानते हैं मैं तो मैं साइंस साइंस के टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को नेग्लेक्ट किया जाता है। एक ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। एग्जाम में नहीं होता है। तुम्हारे स्कूल वाले लोग नहीं करते लेकिन सीबीएसई के एग्जाम में ये चीज कंसिडर किया जाता है, एक्चुअल में कंसिडर किया जाता है। दो COH ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग को ध्यान रखना होता है थैलिक एसिड, क्योंकि थैलिक एसिड से रिलेटेड और भी कुछ कुछ नाम है। जैसे एक नाम तो खुद सोच सकते हैं, अगर मान लो इसका एनहाइड्राइड बनाना है हम लोग को, थैलिक एनहाइड्राइड, तो क्या कर सकते हैं। तो इसके इसमें बेंजीन वाले पार्ट में एनहाइड्राइड बनाना है। तो जैसे यहाँ पे एक OH ग्रुप है, दूसरा यहाँ पे एक और OH ग्रुप है। अगर एनहाइड्राइड बनाना है तो एक से हम लोग H हटा देते हैं, दूसरे से OH हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से H2O को रिमूव किया करते थे। तो जब इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करके हटाएंगे, इस चीज़ को हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड। कौन खिचड़ी खा रहा है भाई? चलो तो जो खाओ ना, 1:30 बज रहा है। अद्वै अपना ऑडियो ऑफ कर लो। इस चीज को हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, तो इसीलिए थैलिक एसिड वाला पार्ट नाम ध्यान रखना होगा। और इसी में एक और हम लोग थैलीमाइड वर्ड भी यूज करते हैं बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर। ये थैलिक एसिड से ही अटैच स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, ये इस चीज को हम लोग थैलीमाइड बोलते हैं। बेसिकली इमाइड वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं नॉर्मली जब नाइट्रोजन के साथ दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग इमाइड बोला करते हैं। जैसे अमाइड होता है उसी टाइप से इमाइड, तो इस केस में थैलीमाइड वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा कॉमन नेम में एक ये कॉमन नेम अपने ध्यान का है, अगर OH के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर CHO ग्रुप है तो इस चीज को हम लोग कॉमन नेम में सैलिसाइलल डिहाइड बोला करते हैं। ये कॉमन नेम ध्यान रखना होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं इस चीज को, O हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और इसके अलावा कॉमन नेम सैलिसाइलल डिहाइड चलेगा। एक रिएक्शन होता है रीमर्टिमन रिएक्शन, उस रिएक्शन में एग्जैक्टली इसी कंपाउंड के प्रिपरेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। और इसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड एक और कंपाउंड होता है OH के साथ जो है CHO ग्रुप है, इसके जगह पे हम लोग COH ग्रुप डाल दें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे यहाँ सैलिसाइलल डिहाइड है तो एल्डिहाइड जब था तो एल्डिहाइड वर्ड यूज किए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर में सैलिसाइलिक एसिड वर्ड यूज किया करते हैं। ये 2 कॉमन नेम ध्यान रखना होगा। और एक नाम इसी से एसोसिएटेड है जो हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक चीज सोच के देखो, और ये तरीका अभी थोड़ा देर के लिए मेंशन कर रहे हैं, केवल हम लोग ऐसा काम कर रहे थे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, और उसके अलावा ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मली एक H हटाते थे और दूसरे से OH ग्रुप हटाते थे, और उसके बाद इसको यहाँ से हटा करके बाकी बचे स्ट्रक्चर को आपस में अटैच कर देते थे, C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ से एनहाइड्राइड बन रहा था। तो जैसे एक चीज़ सोच के देखो, अगर एक अल्कोहल है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग असाइल हैलाइड के साथ कराएं, कोई भी एक असाइल हैलाइड के साथ कराएं, तो असाइल हैलाइड का मतलब हो गया कि हम लोग का C डबल बॉन्ड O के साथ एक Cl ग्रुप है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को तो छोड़ो, बट एक रिएक्शन के फॉर्मेट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक जगह से H हटाया, एक जगह से Cl हटाया,
तो ये चीज़ बीच वाले पार्ट को हटाया अगर, तो अपना प्रोडक्ट में R के साथ O के साथ C डबल बॉन्ड O, R ग्रुप अटैच होगा। जब हम लोग एक असाइल ग्रुप को, बेसिकली एक कार्बोनिल ग्रुप को किसी ग्रुप पे ऐड कराते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इन जनरल असाइलेशन बोल सकते हैं। ये वर्ड यूज़ किया जाता है अगर हम लोग असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर असाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ R ग्रुप, अगर इस चीज़ को ऐड कराते हैं तो प्रोसेस को हम लोग असाइलेशन इन जनरल आराम से बोल सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे अपना ये सैलिसाइलिक एसिड है, तो सैलिसाइलिक एसिड वाले पार्ट में हम लोग का जो ऊपर का OH ग्रुप है, अगर इसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करें, ऊपर वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है और इसके अलावा यहाँ पे COH ग्रुप है, अगर इस ऊपर वाले कंपाउंड के साथ हम लोग इस ग्रुप का एडिशन करा दें, तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ वाले पार्ट से Cl हटेगा, और जब H और Cl हटा तो COH जैसा था वैसे ही रह गया, उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ हम लोग का C डबल बॉन्ड O CH3 वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। इस चीज़ को हम लोग मिथाइल सैलिसाइलेट बोला करते हैं, और इसका कॉमन नेम विथ स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग एस्पिरिन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो एस्पिरिन कंपाउंड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर, वैसे एस्पिरिन वाला पार्ट तुम्हारे इसमें बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में दे रखा है और फिनॉल वाले स्ट्रक्चर में दे रखा है। मतलब जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर दे रखा है। किस चीज़ में यूज़ करते हैं एस्पिरिन? कोई दवाई होता है शायद। कोई दवाई होता है। कौन सा कोई दवाई होता है? बताओ भी, कोई एस्पिरिन का क्या यूज होता है? कभी मूवी नहीं देखता है तुम लोग? ये हेडेक अगर होता है तो हेडेक को दूर करने के लिए एस्पिरिन खा लेता है सब, तो हेडेक दूर करने के लिए हम लोग सर मूवी देखने का टाइम कहाँ देते हैं? क्या नालायक है, मतलब अभी तक नहीं देखा था क्या 10th क्लास तक कभी? तो ध्यान रखना, एक ये कॉमन नेम हम लोगों को याद रखना होगा। बाकी बेंजीन से रिलेटेड और कोई कॉमन नेम है क्या? बेंजल्डिहाइड बता ही दिया। बेंजोनाइट्राइल यूज कर सकते हैं, अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर CN ग्रुप है तो हम लोग बेंजोनाइट्राइल वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हाँ, एक ये पार्ट ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग का ये ग्रुप दे रखा, तो जैसे अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 ग्रुप होता है तो प्रोपेनॉन तो बोल सकते हैं इसको। प्रोपेनॉन बोलने का मतलब इसमें पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कीटोन अगर बनाना है तो बीच में ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अगर हम लोगों का ये ग्रुप रहा, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन रिंग रहा, तो इस चीज़ को हम लोग एसीटोफिनॉन बोला करते हैं इसका, क्योंकि कॉमन नेम एसीटोन होता है इस कंपाउंड वाले पार्ट का। मतलब बेंजीन C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है तो इसको एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ वाले कंपाउंड में हम लोग एसीटोफिनॉन वर्ड यूज़ किया करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और पार्ट है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग का दो बेंजीन रिंग वाला पार्ट अटैच्ड है आपस में, तो इस चीज़ को हम लोग बेंजोफिनॉन बोला करते हैं। तो ये एक नाम ध्यान रखना है, बेंजोफिनॉन। और कॉमन नेम में हमको तो नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, तो चलो ठीक है, इतने से अपना कॉमन नेम का काम हो जाएगा। बट एक हम छोटा सा तुम लोगों को लिस्ट दे रहे हैं, वो लिस्ट वाला पार्ट तुम लोगों को याद रखना होगा कॉमन नेम का, और उससे हम मार्क करते जाएंगे तुम लोगों को कि कौन कौन से कॉमन नेम अपार्ट फ्रॉम ये सब जो चीज़ें अभी बताई, अपार्ट फ्रॉम इन सब नोमेनक्लेचर के, और कौन से कॉमन नेम है जो तुम लोग को याद रखना है। एक मिनट रुक जाओ। सर ये सब पढ़ते पढ़ते बेंजोइक पिज्जा याद आ गया। क्या आ गया? बेंजोइक पिज्जा याद आ गया। बेंजोइक पिज्जा? चलो, दिख रहा होगा तुम लोगों को कॉमन नेम। इसमें वैसे कॉमन नेम वाले पार्ट में दो क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं। एक क्लासिफिकेशन में जो नाम याद रखना ही रखना, उसमें केवल बेंजीन नहीं है, बाकी नोमेनक्लेचर भी है, बट उसमें कुछ कुछ पार्ट हम स्किप करेंगे, करने को बोलेंगे तुम लोगों को, जो एक्चुअल में हम लोग कार टाइम के साथ अपने आप सीखेंगे। आइसोपेंटेन याद रखना है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का होता है, इसमें नियो वाला ग्रुप भी होता है और इसमें आइसो वाला ग्रुप भी होता है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। नियोपेंटेन तो वैसे भी याद होगा तुम लोग को मेरे हिसाब से। उसके अलावा एलीन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज़ को हम छोड़ दे रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का काम नहीं पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, ये नाम
नोमेनक्लेचर आगे वैसे हम लोग सीख लेंगे। जब बगल वाले कार्बन के ऊपर ग्रुप होता है तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग टर्म इथाइलिन यूज़ किया करते हैं इन जनरल। जैसे 2 OH ग्रुप है तो इथाइलिन डायोल ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 Cl ग्रुप है तो उस केस में हम लोग इथाइलिन डाइक्लोराइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप है, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है, तो इथाइलिडीन वर्ड हम लोग आराम से यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। ये एक नाम थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा 6 नंबर ठीक है। वेस्ट्रॉन जो है ये मेरे हिसाब से काम का नहीं है, वेस्टरॉल काम का है। ये मेडिकल वालों के लिए काम का होता है। वेस्टरॉल वाले पार्ट को हम लोग पेट्रोलियम वाले पार्ट में यूज़ करते हैं। तो ये कंपाउंड है जो अपने काम का है। ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल ये कॉमन नेम चलेगा। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, तब वहाँ पे ग्लाइकॉल वाला पार्ट आएगा और वहीं पे तो अमाइन से कॉमन नेम का जरूरत क्या है? कॉमन नेम का ज़रूरत बेसिकली ये है कि सवाल में हमेशा कॉमन नेम के साथ सवाल शुरू किया जाता है। जैसे ग्लाइकॉल वाला पार्ट जो है उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करो, या फिर ग्लाइकॉल वाला पार्ट ये रिएक्शन कैरी आउट किया तो फिर उस केस में हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। तो इसीलिए कॉमन नेम से रिलेटेड स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि जो नाम दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। हो सकता है IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा हो सकता है स्ट्रक्चर दे रखा हो, बट तुम्हारे थोड़े मेमोरी को चेक करने के लिए कॉमन नेम के फॉर्मेट में रिएक्टेंट दे रखा हो। या फिर ऐसा बोल सकता है कि एक रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ। तो इसीलिए कॉमन नेम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कॉमन नेम बेसिकली जैसे हम लोग इथेनोइक एसिड है तो इथेनोइक एसिड को हम लोग हमेशा एसिटिक एसिड बोला करते हैं। तो कॉमन नेम मतलब एक नॉर्मल बोलचाल का लैंग्वेज होता है। जब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा कॉमन नेम हम लोग के लिए ज़्यादा हैंडी हो जाता है। छोटे स्ट्रक्चर्स में नहीं होता बट बड़े स्ट्रक्चर्स में हो जाता है। ग्लिसरॉल याद रखना होगा। जो हम लोग प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल की बात करते हैं उस चीज़ को हम तो लोग तुम नीचे ग्लिसरॉल करिए यूज। ना, बोलो। तो देख रहे थे 8 और 9। ये हम तुम लोग को भी लिस्ट भेज देंगे, पूरा का पूरा लिस्ट अब नोट्स में तो रहेगा ही। फिर उसके बाद अलाइल अल्कोहल एक जनरलाइजेशन है। मतलब अलाइल अल्कोहल का मतलब ये नहीं होता, हम लोग बेसिकली एक विनाइल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और उसमें ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड वाले पार्ट से अटैच्ड ये कार्बन चेन वाला पार्ट है तो इस कार्बन को हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर उसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम लोग अलाइलिक ग्रुप बोल सकते हैं। बट ये जनरल कन्वेंशन है तो इसको कॉमन नेम के जैसा याद नहीं रखना होगा। इथेनाइल ग्रुप को विनाइल ग्रुप पे बोलते हैं। किसको किसको? इथेनाइल को इथेनाइल ग्रुप को विनाइल ग्रुप पे हाँ बोलते विनाइल हैं। विनाइल बोलते हैं। उसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो स्ट्रक्चर होता है इस यूनिट को हम लोग विनाइल ग्रुप बोला करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में वही दे रखा है, विनाइल ही दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये कॉमन टाइप का बेसिकली नेम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उस चीज़ को हम लोग विनाइल ग्रुप बोला करते हैं। फिर उसके बाद ईथर वाले पार्ट में एनिसोल वर्ड मेंशन किया था। इसका एक ये और नाम भी है मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा एल्डिहाइड वाले पार्ट में क्रोटोनल डिहाइड तो बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं होता, बट चलो ठीक है ध्यान रखना। एक्रल डिहाइड एक्रोलिन, इस कंपाउंड का हम लोग फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो लास्ट के 2-3 पेजेस में कुछ क्वेश्चंस हम कराते हैं हमेशा, जो थोड़े मतलब अलग टाइप के, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस है। उसमें एक्रोलिन का फॉर्मेशन कराते हैं। जब हम लोग ग्लिसरॉल वाले पार्ट का रिएक्शन KHSO4 के साथ कराते हैं तब उस केस में हम लोग को एक्रोलिन का फॉर्मेशन मिलता है। कैसे मिलता है उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्लाइऑक्सल नाम याद रखना होगा। ग्लिसरल्डिहाइड हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर में वापस से डिस्कस करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड वाले पार्ट को। एसीटोन तो अभी मेंशन कर दिया, बहुत बार यूज होगा। मैलिक एसिड याद रखना पड़ेगा। फिर उसके अलावा तुम लोगों ट्यूबिक एसिड। को नहीं, ये मैलिक एसिड अलग है शायद से। यहाँ पे वो मैलिक एसिड वाले पार्ट में याद हो MALEIC होता है। ठीक है, वो मैलिक एसिड अलग होता है, ये मैलिक एसिड में MALIC है। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। और वहाँ पे हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो केवल 2 COH ग्रुप था वहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ, कोई OH ग्रुप नहीं था। तो ये मैलिक एसिड वाला पार्ट अलग है। ठीक है। मैलिक एसिड याद रखना होगा। लैक्टिक एसिड हाँ याद रखना पड़ेगा। ग्लाइसिन अपने आप याद हो जाएगा जब हम लोग पॉलीमर्स वाले पार्ट में, सॉरी बायोमॉलिक्यूल्स वाले पार्ट में जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे। इनफैक्ट ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड होता है, सबसे छोटा, यहीं से स्ट्रक्चर शुरू होता है। अमीनो एसिड का मतलब बेसिकली हम लोग वैसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें एसिड भी हो और जिसमें मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और जिसमें अमाइन वाला पार्ट भी हो। तो बिना एक कार्बन के अमीनो एसिड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सबसे छोटा स्ट्रक्चर ग्लाइसिन बोलते हैं, जिसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा ग्लाई से भी डिनोट करते हैं। मतलब
अमीनो एसिड्स के शुरू के 3 लेटर को लेकर के भी नोमेनक्लेचर को मेंशन किया जाता है। जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, वेलिन हो गया, तो ग्लाई अल इस टाइप से हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को मेंशन करते हैं। उसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड तो नोमेनक्लेचर हम आज तक नहीं देखे कभी, तो ये काम का अपने नहीं है। मेलोनिक एसिड वाला पार्ट, ये मेलोनिक एसिड अलग है और इसमें हम तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में, जैसे यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का नाम नहीं दिया, ऑक्जेलिक एसिड देना चाहिए था। चलो ठीक है, यहाँ पे हम एक पार्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। एक टर्म होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये एक नाम याद रखना होगा। और इनफैक्ट जब हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं तो 2 COH ग्रुप वाला पार्ट आपस में अटैच होता है, साइड में भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, COH और C से एक और COH, मतलब बीच में कोई कार्बन नहीं होगा। तो एक पैटर्न देखो यहाँ पे, 2 COH ग्रुप है आपस में अटैच, तो ऑक्जेलिक एसिड, दोनों के बीच में एक कार्बन आ गया, दोनों के बीच में 2 कार्बन आ गया, दोनों के बीच में 3 कार्बन आ गया, दोनों के बीच में 4 कार्बन आ गया। तो यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड है, इससे नीचे पूरा एक सीरीज शुरू होता है। तुम्हारे एनसीईआरटी के क्लास 12 में कार्बोक्सिलिक एसिड में सीरीज दे रखा है। इसको याद रखने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताएंगे हम लोग जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेंगे तब। तो ये अपने आप याद हो जाएगा, तो इसको मेरे हिसाब से मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको याद हो जाएगा। बहुत ही सॉलिड ट्रिक बताएंगे इस चीज़ को याद करने के लिए। फिर उसके बाद टार्टारिक एसिड याद हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में देखते हैं, बट फिर भी पहले से देख के रखना, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे वापस से। ये तुम्हारा मैलिक एसिड वाला पार्ट आ गया, MALEIC, डबल बॉन्ड के लॉन्ग। जब सिस वाले पार्ट में हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, और दूसरा फ्यूमरिक एसिड, तो यहाँ पे हम लोग का F वाला स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा, फ्यूमरिक एसिड आराम से मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला नोमेनक्लेचर में एसिड डेरिवेटिव में, ठीक है, ये कॉमन नेम याद रख सकते हैं, एसिटो एसिटिक ईस्टर, इसका नोमेनक्लेचर कभी कभी रेयरली, मतलब अगर तुम्हारा पूरे साल भर का पढ़ाई होगा तो हो सकता है तुमको 2 जगह ये नाम मिल जाए कभी कभी, बट अदरवाइज ये नाम हम लोग यूज नहीं किया करते हैं। उसके अलावा यूरिया पता होना चाहिए, काम का नहीं है बट पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में फाउंड हुआ था उस चीज को यूरिया बोलते हैं। क्या होता है? फ्रेडरिक वूलर ने किया था। ये तो हमको भी नहीं पता है, बट हमको बस ये पता है कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले पेज को देखो, बुक को, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, तो पहले पेज में स्ट्रक्चर दे रखा होता है, क्योंकि सबसे पहला कंपाउंड फाउंड किया, मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा अपने आप से भी, बट अदरवाइज बस ध्यान में रखना। फिर विनाइल साइनाइड चलेगा याद रखने के लिए, यूरिया तो मेंशन कर दिए। ग्वानिडीन याद रखने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ के डिस्कशन में ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का इसमें कंसेप्ट होता है बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, इस चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, बेंजीन, अगर बेंजीन का 2 रिंग हो गया तो उस केस में नेफ्थलीन, अगर बेंजीन का 3 रिंग हो गया, तो बेंजीन का जब 3 रिंग होगा तब उस केस में हम लोग यहाँ पे टर्म एंथ्रासीन यूज करते हैं। और उसके बाद बेंजीन का 3 रिंग ही होगा, लेकिन रिंग का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो गया, ये चीज, मतलब रिंग वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन में ना होकर के एक रिंग ऊपर चला गया, तो इस केस में हम लोग फिनेंथ्रीन वर्ड यूज करते हैं। और उसको हम लोग नॉर्मली इस तरीके से याद रखेंगे, BNAP। इनफैक्ट जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम एक्चुअल में सारे नाम बताया करते हैं, मतलब बेंजीन का कॉमन नेम, इसलिए हम यहाँ पे बेंजीन का कॉमन नेम ज़्यादा तुम लोग के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम लिखवा दिया करते हैं, बट तुम लोग के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे तो और भी उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम आते हैं, तो वहीं पे हम सारे के सारे कॉमन नेम वाले पार्ट को यूज़ करेंगे। जैसे नीचे ये कंपाउंड दे रखा पैरिडीन वाला पार्ट, ये कॉमन नेम है, हमेशा याद रहेगा, अपने काम में आता रहेगा। खैर ये नाम ध्यान रखना, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, BNAP, ये ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि आगे जाने के बाद पता चलेगा कि हम लोग का BNAP वाले पार्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3, 4, 5 होता है, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग बनाते हैं तो सीधा 2, 3, 4, 5 बनाया जा सकता है। BNAP 2, 3, 4, 5 इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर थायोफीन याद रहेगा तुमको, पायरोल याद रहेगा तुमको, ये दोनों याद भी रखना है। सल्फानिलिक एसिड क्लास 12 के हम लोग के अमाइन वाले पार्ट में काम में आएगा, एनिलीन वाले पार्ट के रिएक्शन में काम आएगा। एजुलिन याद रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टी है, ये हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। नेफ्थलीन तो याद रहता ही है। फिरान याद रहेगा, फिरान इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहाइड्रोफिरान, दोनों सेम टाइप का है, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ। अगर यहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड हुआ तो फ्यूरान, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल एक रिंग वाला पार्ट है, तो टेट्राहाइड्रोफिरान हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड मेंशन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर तुम लोग को याद रहेगा, और भी हम लोग इसको मल्टीपल जगह यूज, क्यों इसका नाम में आया?
नहीं पता। एक कॉमन नेम में तो कम से कम छोड़ दो हमको। कॉमन नेम में भी पूछ रहा है सर ऐसा। अब एसीटोन क्यों बोले सर, बताओ हमको क्या नहीं सर, मालूम। हाइड्रो सर नाम सुना हुआ है सर, हाइड्रोक्सी ग्रुप हम लोग बोल देते हैं, अल्कोहल को तो लेकिन फिर वहां हाइड्रो वहां में। पे वहां पे लेकिन H2O नहीं है एक्चुअल में। हाइड्रो क्यों आया? तो शायद हाइड्रोजन को बोल रहा है। सर नहीं नहीं, प्रिपरेशन में होता है क्या यूज? हम वही चीज रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो कि बट अगर प्रिपरेशन में यूज होता भी है तो टेट्रा हाइड्रो कहाँ से आएगा? टेट्रा, शायद 4 हाइड्रोजन। नहीं 4 हाइड्रोजन नहीं है। टेट्रा चार हाइड्रोफिर कार्बन। 4 कार्बन है तो टेट्रा शायद बोल रहा होगा। और होता है इस तरीके से प्रिपरेशन होता है, जैसे अगर 2 OH ग्रुप है तो एक जगह से OH हटा और एक जगह से H हटा, तो वहां से फिर हम लोग का ऑक्सीजन वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। तो सी भी इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड के जैसा ही स्ट्रक्चर है एक्चुअली। इपॉक्साइड जैसा कोई चीज़ नहीं होता, हम लोग इथर ही वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये साइक्लिक इथर है बेसिकली। इपॉक्साइड तब बोला जाता है इन जनरल जब ऐसा होता है, बट ठीक है नॉर्मली उसी क्लासिफिकेशन हम लोग इस चीज़ को पुट अप कर सकते हैं कि अगर इपॉक्साइड वाले पार्ट में मान लो 3 कार्बन है, इससे भी अगर ऑक्सीजन अटैच तो इपॉक्साइड बोला जाता है। तो अगर इसी में हम लोग 5 कार्बन में भी चले जाए तो इपॉक्साइड के नोमेनक्लेचर में इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। तो हो सकता है शायद टेट्राहाइड्रोफुरान में 4 कार्बन की वजह से ऐसा बोला जा रहा है, बट कुछ हमको नहीं मालूम, तो नो कमेंट्स। फिर जाइलिन तो हम लोग मेंशन किए, अच्छा सॉरी जाइलिन मेंशन नहीं किए थे। जब 2 CH3 ग्रुप होता है तो जाइलिन वर्ड यूज करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर याद रहेगा भी, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर हम लोग 2 जगह यूज करेंगे। एक तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिंग में इस तरह का पार्ट आएगा, उसमें हम लोग आइसोमराइजेशन करके एक रिएक्शन यूज करते हैं। जब हम लोग इस कंपाउंड वाले पार्ट में AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को मेटाजाइलिन मिल जाता है। इसमें भी मेटाजाइलिन मिल जाता है। तो ये जाइलिन वाला पार्ट याद रहेगा। और 2 CH3 ग्रुप है तो जाइलिन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। यही एग्जांपल हम इनफैक्ट देना चाह रहे थे जो तुम बोला था ना, क्रिसॉल वाला पार्ट है सर, तो जब भी CH3 रहेगा तो क्रिसॉल वर्ड यूज करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता, जाइलिन वाला पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब नाम चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्यूमीन, हाँ ठीक है, एक ही एम है यहाँ पे। क्यूमीन वाला पार्ट याद रहेगा क्योंकि रिएक्शन में भी है। नाइट्रोबेंजीन वाला पार्ट ध्यान रहेगा। उसके अलावा एनिलीन याद रहेगा, एनिलीन वाले पार्ट को याद रखने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। ऑर्थानिलिक एसिड कहीं हम नाम सुने भी नहीं है तो ये अपने काम का नहीं है। कैटाचॉल हम वर्ड मेंशन किए थे, हम उल्टा बोल दिए क्या? ओके। 2 OH ग्रुप बगल में है तो कैटाचॉल, फिर रिसोर्सिनॉल और सबसे लास्ट वाले पार्ट में क्यूनॉल। याद केवल इसको रखना है, ये दोनों पार्ट हम लोग के काम का नहीं होता, इसलिए शायद हम भी भूल गए, हम उल्टा इसमें नाम बोल दिए थे कि अगर OCH3 वाला पार्ट एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पे है तब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में वहां पे कहाँ लिखे थे, हाँ ये चीज़ें उल्टा कर दिए थे। अगर OH वाला पार्ट एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है तब उस केस में हम लोग रिसोर्सिनॉल वर्ड यूज करते हैं। जब दोनों के ऑर्थो पोजीशन होता है तो कैटाचॉल। और ये पार्ट जो अपने काम का होता है किनॉल वाला पार्ट, दोनों OH ग्रुप वाला पार्ट पारा पोजीशन पे होना चाहिए। तो उसमें जो किनॉल वाला पार्ट है उसका नोमेनक्लेचर हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी दोनों का नोमेनक्लेचर कहीं भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है NCERT में तो उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। उसके अलावा क्रिसॉल वाला पार्ट CH3 और OH ग्रुप होगा तो क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पाराक्रिसॉल याद रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। पिक्रिक एसिड, वैसे ये चीज़ याद हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन में इस चीज़ का प्रिपरेशन प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं। तो OH वाला जो कार्बन है ये हम लोग का कार्बन नंबर 1। अब लेफ्ट साइड से मूव कर जाओ या राइट साइड से मूव कर जाओ तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं, जिसको कॉमन नेम वाइज हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग का सैलिसाइलडिहाइड है और ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट अभी मेंशन किया था, सैलिक एसिड वाला पार्ट भी। पर बेंजोइक एसिड काम का नहीं है, इसको याद रखने का एक तरीका होगा, इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। पर बेंजोइक एसिड वाला पार्ट अपने काम का नहीं होगा। उसके अलावा नीचे वाला पार्ट काम का नहीं है। थैलिक एसिड वाला पार्ट काम का था, मेंशन किया भी था। आइसोथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड काम का नहीं है। उसके अलावा एंथ्रानेलिक एसिड कॉमन नेम तो हम आज तक नहीं देखे तो ये भी अपने काम का नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। पायरिलिडीन अपने काम का नहीं होता है। पिपरिडीन वर्ड कहीं कहीं यूज में आता है वर्ड, मेडिकल के पर्सपेक्टिव में काम का है पिपरिडीन वर्ड। इंजीनियरिंग में पिपरिडीन वर्ड नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। टेट्राहाइड्रोफिरान एक सॉल्वेंट है, यूज किया जाएगा।
ऑक्सीरेन कॉमन नेम याद किया मतलब यूज किया जाता है, इपॉक्साइड का ही कॉमन नेम वाला पार्ट ऑक्सीरेन। इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड का मतलब हो गया कि 2 कार्बन, तो इथाइलिन होना चाहिए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल बोले। अब दोनों कार्बन का बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से अटैच था, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड वर्ड मेंशन कर रहे थे, तो इथाइलिन डायोल वर्ड मेंशन कर रहे थे। अब अगर दोनों एक ही ऑक्सीजन से अटैच हो गया तो 2 अलग अलग कार्बन थे, इसलिए इथाइलिन वर्ड यूज किए, लेकिन क्योंकि एक ही ऑक्सीजन से अटैच हुआ तो इसलिए ऑक्साइड वर्ड यहाँ पे मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। उसके अलावा नीचे वाला नोमेनक्लेचर काम का नहीं है, थैलियमाइड वाला पार्ट काम का है, सिनेमल्डिहाइड काम का है, इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे एक जगह रिडक्शन में। थैलिक एनहाइड्राइड अभी जस्ट मेंशन किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर तो तुमको याद रखना नहीं पड़ेगा। एनबीएस का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन में, याद भी रख लो तो बेटर है। वाटर का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अल्कोहल भी बचपन से सुन रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा। एसिटिक एसिड कॉमन नेम ध्यान होता है मेरे हिसाब से। डीएमएस डीएमएसओ ये सब स्ट्रक्चर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग सॉल्वेंट में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आइसोपेंटाइल ग्रुप, अल्कीन्स, ब्यूटाइलिन ध्यान नहीं रखना है, आइसोप्रीन ध्यान नहीं रखना है, एलाइलिन ध्यान नहीं रखना है, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस रिएक्शन तो है बट स्ट्रक्चर वहाँ पे ध्यान तो रखना नहीं होता। फिर क्लोरीटोन वर्ड याद रखना पड़ेगा, ये काम का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूज करेंगे। टीयर गैस नहीं, क्या है? टीयर गैस टीयर नहीं, गैस नहीं, नहीं मतलब क्लोरोपिक्रिन वर्ड याद नहीं रखना होता। टीयर गैस अपने काम का नहीं होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर अपने काम का नहीं होता। ये नाम काम का है क्लोरीटोन वर्ड, इनफैक्ट ये नाम केवल मेडिकल में ही एक्चुअल में काम का है, इंजीनियरिंग में काम का नहीं होता है, तो भी याद रख लेना है। फिर उसके अलावा लेविसाइट वर्ड एक कॉमन नेम टाइप का चीज़ है, इसको यहाँ ध्यान नहीं रखते हम लोग। प्रॉपर गाइल एल्कोहल वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली, बट चलो ठीक है, इसको ध्यान रख लो, ये हम 2-3 जगह देखे हैं कभी कभी। पिनाकॉल कॉमन एक नेम है। पिनाकॉल में जब भी बगल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा तो विस्नल डायोल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। विस्नल का मतलब बगल वाला ग्रुप, या फिर विक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो विस्नल का मतलब जस्ट बगल वाले ग्रुप के ऊपर जो ग्रुप है, विस्नल डायोल वर्ड यूज़ करो, या फिर उसी को कॉमन नेम में पिनाकॉल बोल दो। हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन डिस्कस करेंगे, पिनेकॉल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट, तो उसमें ये चीज़ बार बार आएगा तो तुमको याद हो जाएगा, इसको याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। फिनिटॉल वर्ड याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा मिथाइल वर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक तरीका ध्यान रखना, ये ईथर के नोमेनक्लेचर का, जैसे मान लो ऐसा है C2H5 C2H5, तो डाई इथाइल ईथर, ये भी एक तरीका होता है। मान लो एक तरफ CH3 होता तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी एक तरीका होता है नोमेनक्लेचर करने का। ये पुराना कन्वेंशन था, रिसेंट कन्वेंशन में हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं, ईथर वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट बना के काम करते हैं, बट कॉमन तरीका एक ही है, डाई फिनाइल ईथर, फिनाइल इथाइल ईथर, इस टाइप से नोमेनक्लेचर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कन्वेंशन वैसे शायद हमको जहाँ तक ध्यान है कीटोन में भी होता है, हम लोग यूज नहीं करते बिल्कुल भी, जैसे डाई मिथाइल कीटोन, ये भी एक तरीका होता है। इथाइल मिथाइल कीटोन, यहाँ पे C2H5 हो गया तो इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि कीटोन बोलने का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O होगा, और इथाइल मिथाइल मतलब एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन ये भी एक कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है पुराने कन्वेंशंस में। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड काम का नहीं है, उसके आगे का काम का भी नहीं है, डाइमिथाइल काम का नहीं है, फोरोन काम का नहीं है। कीटीन वर्ड हम लोग यूज करेंगे, शायद हम लोग के सामने कभी यूज किया भी है कि कीटोन इन जनरल होता है, तो कीटीन का क्या मतलब है, तो कीटीन का मतलब जैसे C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया, तो अगर ये अल्कीन से अटैच्ड होगा तो इसको हम लोग कीटीन आराम से बोल सकते हैं। ये कीटीन वाले पार्ट का हम लोग रिएक्शन के टाइम पे एक इंटरमीडिएट के जैसा प्रिपरेशन आएगा तो वहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। वैलेरिक एसिड काम का नहीं है, कैप्रोइक एसिड काम का नहीं है, बट कैप्रोलैक्टम काम का होता है, तो कैप्रोइक एसिड से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर आएगा जो हम लोग कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के रिड्यूसिंग एजेंट में काम में आएगा। एक्रिलिक एसिड ऊपर भी था। कार्बोनिक एसिड तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। पायरुविक एसिड याद रख सकते हैं। क्रोटोनिक एसिड क्रोटोनल डिहाइड वाले पार्ट में था, याद रख सकते हैं। मेंडेलिक एसिड काम का नहीं है। कार्बामिक एसिड काम का नहीं होता है। ऑक्जेलिक एसिड ऊपर हम स्ट्रक्चर मेंशन किए तो यहाँ पे दे रखा है, ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर अमोनियम कार्बामेट ये वैसे तुम्हारे काम का तो नहीं है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ाएंगे तो उसमें ये सवाल कराएंगे अमोनियम कार्बामेट का, तो याद आ जाएगा। फॉस्जीन काम का है, ये तुम्हारे क्लास 12 के पहले टॉपिक में दे रखा है, इसका प्रिपरेशन भी दे रखा है। जब हम लोग
एयर में इसको क्या बोलते हैं, जिस चीज को सुंघाने से बेहोश करते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफॉर्म। 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 क्लोरोफॉर्म, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट को एयर में छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन हम लोग थोड़ा सर काम का क्यों होता है। बेहोश होता है सब उसको सूंघने से? एक कैसा सवाल है, बताओ, ये कैसा सवाल है? सर कुछ रीजन होता होगा ना? अरे हर चीज तो रीजन डेफिनेटली बायोलॉजिकल रीजन तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही एक सवाल पूछने लायक है। इससे हम कैसे जाइए, ज्योत्सना से पूछो। अबे ज्योत्सना बताओ, क्यों बेहोश होता है आदमी? कुछ होता होगा सर, और क्या। एग्जैक्टली कुछ होता होगा। अब मान लो कि हम खाना खा रहे तो गर्म क्यों लगता है? नर्व इम्पल्स कैरी नहीं करने देता होगा। क्या बोला? नर्व सेल्स इम्पल्स कैरी नहीं करने देता होगा मतलब। एक तो जो हमको मालूम है कि जो हम लोग रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स वाले पार्ट को ये ब्लॉक करता है। इस तरह का जो चीज एनेस्थीसिया बेसिकली बोलते हैं ना इस चीज को। तो Yes, उस sir. एनेस्थीसिया के टाइम पे हम लोग का जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग जो भी फील करते हैं, बेहोश भी नहीं होता है। हाँ, बेहोश भी एक्चुअल में आदमी नहीं होता है, उनको उनको कुछ पता नहीं चलता है। ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज होता है। तो वो तुम्हारे जो सेंसरी चीजें हैं, सेंसरी हार्मोन्स है, जो तुम्हारे जैसे हम लोग खाना खा गर्म लग रहा है तो गर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक सेंसर ऑर्गनस है बेसिकली। तो वो सेंसर ऑर्गन जिस तरीके से जिस होता हुआ कुछ बॉडी में केमिकल, उसके थ्रू जो रिएक्शन ब्रेन तक पहुंचता है, वहां तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है उस इन्फॉर्मेशन को कट करता है, उसका कोई काउंटर हार्मोन क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो एनेस्थीसिया बेसिकली इस तरीके से ही काम करता है, बाकी नहीं मालूम। सर कीटोन का हाई डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? कीटोन का हाई डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, ये खुद से सोच सकते हैं शायद। पहले तो ये बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2। तो शेप क्या होगा? बताओ भाई, शेप ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। तो अगर ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर हुआ तो ऑक्सीजन वाला पार्ट डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, मतलब बॉन्ड को आराम से ऊपर की तरफ खींचेगा, सबसे पहला चीज। और इनफैक्ट ये जो कार्बन अगर sp2 है तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होता है, मतलब ये कार्बन नीचे वाले को भी ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगा। तो इन दोनों का कंपोनेंट आराम से हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में रख सकते हैं। और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से अटैच था, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। तो नहीं तो बट बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं। उसके बाद कौन सा नोमेनक्लेचर बच गया? मिथाइल आइसोसाइनेट, चलो ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, काम चल जाएगा। ऑरेंज 2, ये स्ट्रक्चर तो ध्यान नहीं रखना है। फिनोक्सिलीन का स्ट्रक्चर याद रखना है एकदम बिल्कुल। फिनोक्सिलीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि हम लोग फिनोक्सिलीन का फॉर्मेशन कैसे करा सकते हैं। जब हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड वाले पार्ट का एक चीज देख के मालूम पड़ोगे, ये स्ट्रक्चर देखो, केवल नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो इस केस में अगर हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कराते हैं तो थैलिक एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ कराए, सॉरी फिनॉल के साथ कराए, तो ये जो नीचे का H है ये हटेगा, तो एक H है जबकि नीचे डबल बॉन्ड है। तो बेसिकली हम लोग को इस तरीके का 2 H चाहिए होगा। तो हम लोग ओवरऑल यहाँ से H2O को हटा सकते हैं। तो एक बॉन्ड से ये ग्रुप अटैच होगा, एक बॉन्ड से ये ग्रुप अटैच होगा, और हम लोग का फिनोक्सिलीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस चीज़ को हम लोग इंडिकेटर के जैसा भी यूज़ करते हैं तुम्हारे एसिड बेसिस वाले पार्ट में। पिंक कलर होता है और वाइट कलर होता है, मतलब कलरलेस कलर होता है। उसके अलावा ट्रोपोलोन, ये नोमेनक्लेचर एक बार एनसीईआरटी में चेक करना, क्योंकि एनसीईआरटी में ट्रोपोन मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको एक बार चेक कर लेना। एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एक चैप्टर वो दे रखा है, लिस्ट दे रखा है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक, असाइक्लिक, साइक्लिक वाले पार्ट में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड में ये स्ट्रक्चर है। शायद ट्रोपोन मॉलिक्यूल है, या हो सकता है कि एनसीईआरटी में गलत दे रखा हो, बट हम वहाँ पे पढ़े थे। नीचे वाला गलती से छप गया होगा ऊपर। हो नीचे वाला भी तो ट्रोपोलोन है यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर में। हाँ हो सकता है, शायद से हो सकता है, एक बार चेक कर लेना इस चीज़ को, ठीक है।
फिर उसके बाद डीडीटी का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, मच्छर भगाने के काम में आता है। ये चीज़ हम लोग क्लास 12 के सबसे पहले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फिर अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, अगर हम लोग के नेफ्थलीन के ऊपर OH ग्रुप है तो हम लोग नेफ्थॉल बोलते हैं, और उसमें अगर हम लोग के इस कार्बन से एसोसिएटेड कार्बन पे, मतलब पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप है तो अल्फा बोलेंगे, अगर दूसरे कार्बन के ऊपर है तो बीटा बोलेंगे। ये सेकेंड स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन यूज करते हैं, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें हम लोग डाई का फॉर्मेशन करते हैं। डाई मतलब जो रंग वाला चीज होता है, उसमें बीटा नेफ्थॉल अपने काम का होता है। तो ये याद हो जाएगा तुम लोगों को। बाकी और कोई नोमेनक्लेचर बचा क्या? बेंजामाइड तो हम लोग वर्ड मेंशन कर चुके हैं। बेंजोइक एनहाइड्राइड वाला पार्ट अपने काम का नहीं है। ऑक्सीटेन अमाइडीन काम का नहीं है। स्टाइरीन, स्टाइरीन काम में आएगा। ये वर्ड सुना है ना सब लोग? ये वर्ड सुन रखा है ना? यस सर। पॉलीस्ट्रीन। तो जब हम लोग पॉलीमर पढ़ते हैं तो पॉलीमर वाले पार्ट में पॉलीस्ट्रीन का मोनोमर पूछा जाता है। तो मोनोमर का मतलब ये होता है कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो ये स्टाइरीन वाला पार्ट है। स्टाइरीन का मतलब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड C वाला पार्ट, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। बाकी बेंजिलिक एसिड अपने काम का नहीं है। पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम लोग रिएक्शन में यूज करते हैं, ये भी अपने काम का नहीं है। 2,4-DNP ब्रैडीज रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखना होगा। बेयर्स रिएजेंट ध्यान रखना होगा। विल्किंसन कैटलिस्ट याद रखना होगा। रेनी निकल वाला पार्ट हम लोग इन जनरल हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। जैसे 10th क्लास में जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन का, उसमें हम लोग निकल के साथ हाइड्रोजन के साथ कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। बट जब कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ ये नाम दिखाई देगा, रेनी निकल, उसमें ये पार्ट यूज करते हैं। होता निकल ही है लेकिन पाउडर्ड निकल होता है एलॉय के फॉर्म में, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड याद हो जाएगा, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड याद हो जाएगा। पीसीसी याद हो जाएगा अपने आप से। पीसीसी इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? पीसीसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कौन बोल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों एजेंट है? है? क्यों है? बोले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नहीं है? नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, जैसे इससे गलती हो गई। एक चीज ऑक्सीडेशन का हम सब लोगों को छोटा सा आइडिया दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ऐसा एक कंपाउंड दे रखा है R के साथ CH2 और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है ये पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन होने का मतलब तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो सकता है। हाँ, दोनों चीजें होती है, दोनों एक्चुअल में एक ही टाइम पे होता है। तो इस केस में जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम लोगों का अल्कोहल वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग पहले एक स्टेप में एक ऑक्सीडेशन कराएं तो एल्डिहाइड बनेगा। फिर दूसरे स्टेप में जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कराएगा। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उस केस में नॉर्मल सेकेंड स्टेप तक जाएगा। ये जो पीसीसी बोला वर्ड, ये पीसीसी वाला पार्ट, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट वाला पार्ट, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर टेट्रा इथाइल लीड, ये चीज़ हम लोगों को यूज़ करना होता है पेट्रोलियम वाले पार्ट में। ये मेडिकल के पर्सपेक्टिव से काम का है, इंजीनियरिंग में किसी काम का नहीं है टेट्रा इथाइल लीड। फिर गिलमेंस रिएजेंट हम लोग याद रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉलरेंस रिएजेंट अपने आप याद रहेगा। फेलिंग सॉल्यूशन हिंसबर्ग रिएजेंट याद रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा फिर हम लोग का टोसाइल ग्रुप याद रहेगा। मेसाइल ग्रुप काम का नहीं है। असाइल ग्रुप अभी बताया भी था, असाइलेशन। तो एक्चुअल में इसको असाइल ग्रुप नहीं बोलते, इस चीज़ को हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। जब हम लोग का जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड में यहाँ पे OH ग्रुप होता है। अगर हम लोग एसीटोन बोलते हैं तो यहाँ CH3 होता है। अगर एसिटल्डिहाइड बोलते हैं तो यहाँ H होता है। अगर हम लोग एसिटामाइड बोलेंगे तो यहाँ NH2 होता है। एसिटोफिनॉन वर्ड यूज़ किया था तो यहाँ पे PH ग्रुप था। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है इसको हम लोग एसिटा वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो एसिटाइलेशन, जब हम लोग इस ग्रुप का किसी कंपाउंड के ऊपर एडिशन कराएंगे तो हम लोग टर्म एसिटाइलेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ब्रोसिल काम का नहीं है, ट्रिफ्लेट काम का है। ट्रिफ्लेट थोड़ा बहुत हम लोग कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्ट का थोड़ा ध्यान रखना कॉमन नेम में। इन सब लिस्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको याद ही रखो, लेकिन इन सब लिस्ट को 2 बार 3 बार रैंडमली कहीं खाली बैठे रहेंगे तो देख लिया करना, एटलीस्ट ट्राई करना।
हर एक एग्जाम से पहले एक बार इन लिस्ट को देख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये कॉमन नेम के हिसाब से सवाल आया तो बिना स्ट्रक्चर मालूम किए वो लोग सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी एग्जाम होगा तो एक कॉमन नेम का लिस्ट एक बार जरूर पलट के देख लिया करना, इसलिए यहीं पे टिक मार्क कर दिया है। इस नोट्स को अपने पास अलग से संभाल के रखना, कॉमन नेम में तुम्हारे पास भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ अपने आप सीख लेंगे इस चीज को, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा उससे। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में अपना जो अगला नोमेनक्लेचर है वो है, चलो ईथर वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ईथर वाले पार्ट में एक पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों का ओ आर ग्रुप, ये पार्ट हमेशा है तो सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का ये कंपाउंड दे रखा, अब इसमें बोला है नोमेनक्लेचर करो, तो अगर एक हम लोगों का ईथर, हाँ बोलो सर जो कॉमन नेम्स वाला पीडीएफ है वो भी भेज दीजिएगा ना सर। हाँ पीडीएफ तो पीडीएफ भेजेंगे तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे। रैंडम पेज ब्रेक आ जाता है जो आप भेजते हैं। हाँ नहीं ठीक है पीडीएफ भेज देंगे, तो पहले ही बोले थे पीडीएफ भेज देंगे। तो इसमें जैसे मान लो ईथर का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ईथर वाले पार्ट में एक चीज़ तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओआर ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा एग्जिस्ट करता है, और उसको हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एल्कोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, पहला चीज़। तो अगर मान लो कि हम लोग का ईथर ग्रुप देगा तो बस ये देखना, जैसे हम लोग अमाइन के नोमेनक्लेचर में कर रहे थे, ये ऑक्सीजन वाले पार्ट से जो 2 कार्बन चेन अटैच्ड है, इन दोनों में पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो पेरेंट चेन के लिए फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके हिसाब से भी काम करेंगे। तो पहले पेरेंट चेन डिसाइड किया, तो राइट साइड में दिख रहा है हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन है, जबकि लेफ्ट साइड में 3 का कार्बन चेन, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग का राइट का साइड पेरेंट चेन बनेगा। जब नंबरिंग करेंगे तो जैसे ही ये पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो पहले वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 देना चाहेंगे, ताकि हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे मिले। तो 1 2 3 4, तो नोमेनक्लेचर में 4 का कार्बन चेन, इसका मतलब ब्यूटेन, और इसके फर्स्ट पोजीशन पे O के साथ C3H7 दे रखा, इसका मतलब हम लोग एल्कोक्सी के हिसाब से प्रॉप वर्ड यूज करेंगे, ओवरऑल नोमेनक्लेचर प्रोपॉक्सी, जिसको हम लोग 1 पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो 1 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, ये अपने ईथर का नॉर्मल नोमेनक्लेचर होता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग अमाइन में केसेस भी देख रहे थे कि नाइट्रोजन से 2-3 कार्बन चेन है तो पेरेंट चेन डिसाइड करो, सिमिलर टाइप से ईथर में हम लोग को पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है, ये एक चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा फिर हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जैसे इपॉक्साइड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इपॉक्साइड वाले पार्ट में जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, तो ईथर वाला पार्ट क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इपॉक्साइड वाला पार्ट भी सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। इपॉक्साइड वाले पार्ट में भी हम लोग कुछ अलग मेंशन नहीं करते हैं, बट इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लोगों का ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता O, तो यहाँ से कार्बन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते वक्त अगर ये हम लोग का इपॉक्साइड ग्रुप है तो हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे ताकि हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट पहले पोजीशन में मिल जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा नोमेनक्लेचर करते वक्त, जैसे इपॉक्साइड का जो ऑक्सीजन है ये कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों पोजीशन पे है, तो अगर दोनों पोजीशन पे है तो 1,2 हम लोग दोनों वर्ड मेंशन किया करेंगे। 1,2 इपॉक्सी, इपॉक्साइड के लिए हम लोग इपॉक्सी वर्ड यूज़ किया करते हैं, और उसके अलावा 3 का कार्बन चेन है, इसका मतलब आराम से प्रोपेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो जो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन है उसमें ये 1,2 ये पार्ट मेंशन करेगा कि हम लोगों का ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है कार्बन चेन के नंबरिंग के हिसाब से कौन कौन से कार्बन से अटैच्ड है। अगर 1,3 से अटैच्ड होता, मान लो ये ग्रुप होता, तो इस केस में हम लोग 1,3 आराम से इपॉक्सी प्रोपेन के जैसा मेंशन कर सकते थे। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना हम लोग को नोमेनक्लेचर में कि इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर के जैसा ही है, बस एक छोटे से डिफरेंस के साथ कि हम लोग दोनों कार्बन का पोजीशन मेंशन करेंगे इपॉक्सी वर्ड के आगे, जो कि हम लोगों के ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तब वहाँ से पता चलेगा कि कार्बन चेन में जो एक ऑक्सीजन कॉमन है वो कौन कौन से कार्बन से अटैच्ड है। इस तरीके से नोमेनक्लेचर हम लोग आराम से कर सकते हैं। इपॉक्साइड के नोमेनक्लेचर के बाद एक इस तरह का केस होता है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। बेसिकली मान लो ये कंपाउंड दे रखा, चलो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। मान लो जैसे ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में एक से ज़्यादा ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर एक से ज़्यादा ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं नोमेनक्लेचर के टाइम पे मेंशन करते वक्त। बस इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये होता है
कि इस तरह के केस में हम लोग ऑक्सीजन को कार्बन के जैसा कंसिडर करते हुए पूरा पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। मतलब बेसिकली पेरेंट चेन वाला पार्ट यहाँ से आगे तक जाएगा और ऑक्सीजन को कार्बन के जैसा ट्रीट करते हुए मतलब कार्बन के काउंटिंग में यूज किया करते हैं। तो टोटल मिला के कार्बन अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को काउंट करें तो टोटल 10 का चेन है। वो 10 एटम्स के चेन को 10 कार्बन के चेन के जैसा कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा फिर जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन वाले पोजीशंस को मेंशन करके हम लोग ऑक्सा के फॉर्मेट में आराम से डाल सकते हैं। तो नंबरिंग वाला पार्ट देख के मालूम पड़ रहा है कि राइट साइड से शुरू होगा 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में 2 4 और 8 वाले पार्ट में हम लोग ट्राई ऑक्सा, उसके अलावा 10 का कार्बन चेन, इसका मतलब डेकेन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये एक नोमेनक्लेचर का पार्ट है, थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। वैसे ये नोमेनक्लेचर उतना काम का नहीं होता, रेदर अगर हम लोग साइक्लिक ईस्टर की बात करते हैं, जैसे अभी तक हम लोग जो नोमेनक्लेचर कर रहे थे उसमें ऐसा ग्रुप था कि ईस्टर वाला पार्ट ऐसा दे रखा था, तो इस ईस्टर वाले पार्ट में तो कार्बोक्सिलेट वर्ड मेंशन किया, बट यहाँ पे क्या करें, इसमें तो एक्चुअल में जो ईस्टर का कार्बन है वो पेरेंट चेन का पार्ट है। इसमें क्या करें, तो इसमें भी ऑक्सा ही वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वाला पार्ट उस कार्बन चेन का पार्ट होता है। और अगर यहाँ पे ऑक्सा वर्ड यूज करेंगे, इसमें 2 एल्किल ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है। क्या है, तो साइक्लिक कंपाउंड का एस्टर में तो 2 एल्किल ग्रुप दिख ही नहीं रहा। 2 अल्कीन ग्रुप दिख ही नहीं रहा, एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप। समझ नहीं, मतलब बोलना क्या चाह रहा, मैं समझ नहीं पाया। तो ईस्टर में रहता है ना कि एक आर रहता है, एक आर डैश रहता है, वैसे यहाँ पे तो एक ही हाँ, अच्छा ठीक है। वही तो आर डैश दोनों का काम कर रहा है। इसको साइक्लिक ईस्टर बोला जाता है एक्चुअल में, और साइक्लिक ईस्टर में कॉमन नेम भी यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ वाले पार्ट में लैक्टोन वर्ड यूज करते हैं, उसका एक कॉमन कन्वेंशन भी है। जैसे चलो बताते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर भारी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। मान लो यहाँ से हम लोग कार्बन का काउंटिंग शुरू किए, तो जैसे ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड या इन जनरल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा से अटैच्ड बीटा होगा, बीटा से अटैच्ड गामा होगा, गामा से अटैच्ड हम लोग डेल्टा वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये कन्वेंशन होता है। अगर मान लो कि हम लोग का इस डेल्टा कार्बन पे OH ग्रुप है, तो अगर हम लोग रिएक्शन कराए किसी तरीके से, यहाँ का H हटा दें और यहाँ वाले पार्ट का OH ग्रुप हटा दें, तो जैसे अभी तक हम लोग ये काम करके चल रहे थे कि मान लो हम लोग का जैसे 10th क्लास में एक रिएक्शन होता भी है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक जगह से H हटाया, एक जगह से OH हटाया। ऑल्दो OH वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हटता है और H वाला पार्ट हम लोग का एल्कोहल का हटता है, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है आपको, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक OH ग्रुप है और नीचे वाले पार्ट में भी एक OH ग्रुप है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम OH ग्रुप को हटाते हैं और यहाँ वाले पार्ट से H ग्रुप को हटाते हैं। तो जब OH और H को हटाया तो ये ग्रुप डायरेक्टली इससे अटैच हुआ, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन वाला पार्ट डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग के स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद एक ऑक्सीजन है इस कार्बन के ऊपर जो कि इस कार्बोनिल कार्बन से भी अटैच्ड है। तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर जो ऊपर अभी मेंशन किया था, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट निकल के आ गया। तो अगर हम लोग को ईस्टर बनाना होता है तो ईस्टर बनाते वक्त हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यूज करते हैं, बट अगर वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरीके से साइक्लिक ईस्टर बनता है, जिस चीज को लैक्टोन बोल सकते हैं। और लैक्टोन के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसको यूज कर सकते हैं और डेल्टा लैक्टोन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर ये OH ग्रुप वाला पार्ट गामा वाले कार्बन पे होता तो जो स्ट्रक्चर बनता वो 5 मेंबर रिंग बनता, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन को मिला के 5, वहाँ पे गामा लैक्टोन वर्ड मेंशन कर सकते थे। तो ये भी एक तरीका है, बट इसमें ये पॉइंट है कि ऑक्सीजन का कार्बन चेन और कार्बोनिल कार्बन का कार्बन चेन, ये दोनों के दोनों पार्ट एक्चुअल में एक ही चेन का पार्ट है। तो अभी तक हम लोग नोमेनक्लेचर लिख रहे थे अल्काइल एल्केनोएट, जिसमें एल्केनोएट वाले पार्ट में पेरेंट चेन आता था, अल्काइल में ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप आता था। वैसा तो कोई कन्वेंशन है नहीं यहाँ पे,
तो इस तरह के केस में हम लोग ऑक्सा वर्ड यूज करके ही काम करते हैं। मतलब यहाँ वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर का ऐसा कंसिडरेशन माना गया है कि इसको कीटोन के जैसा कंसिडर करो। ये पार्ट हम लोग ईस्टर बोलेंगे ही नहीं, है साइक्लिक ईस्टर, लेकिन ईस्टर बोलेंगे ही नोमेनक्लेचर में, इसको कीटोन बोलेंगे। और ऑक्सीजन उस कार्बन चेन का पूरे मतलब उस पूरे पेरेंट चेन का पार्ट है, तो इस चीज को ऑक्सा के लिए यूज कर लिया जाता है। और नोमेनक्लेचर में जैसे ये कार्बन नंबर 1 होगा, अगर मतलब कार्बोनिल कार्बन का कार्बन नंबर 1 होगा, तो अगर सेकेंड पोजीशन पर हम लोग OH ग्रुप है तो हम लोग आराम से 2 ऑक्सा, और इसको ऑक्सा अगर बोल रहे हैं मतलब कार्बन चेन में कार्बन के जैसा कंसिडर करते हुए हम लोग चेन डिसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में साइक्लोहेक्सेनॉन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में अगर ऐसा साइक्लिक ईस्टर होगा तो भी ऑक्सा वर्ड चलता है, मेनली इसी के लिए ऑक्सा वर्ड यूज करते हैं। और उसी को हम कभी सर ए हाँ, के बाद Na हटा दीजिए। साइक्लोहेक्सानॉन, अच्छा सॉरी, हाँ साइक्लोहेक्सानॉन। इनफैक्ट हम जो ये ऊपर वाला तरीका था ये तभी सीखे थे, ये जो नोमेनक्लेचर का पार्ट था ये तभी सीखे थे जब ये साइक्लोहेक्सानॉन वाले पार्ट में ऑक्सा वर्ड देख रहे थे। तो इसका रूल कहीं भी हमको मिल नहीं रहा था, तो जब हम IUPAC के रूल बुक में देख रहे थे तो इस तरह का एग्जाम्पल हमको नेट वेट पे मिला था। तो थोड़ा ध्यान रखना, इधर मेरे हिसाब से काम का नहीं है, ये हो सकता है काम का हो भी, बट इसमें भी हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं। जो लैक्टम वाला पार्ट यूज किया था, और सॉरी लैक्टोन वाला पार्ट यूज किया था, ये लैक्टोन वाला पार्ट ध्यान रखना है। और अगर इसी में हम लोग का साइक्लिक अमाइड हो गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग का नाइट्रोजन वाला पार्ट इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग लैक्टम बोलते हैं। इनफैक्ट लैक्टम वाले पार्ट में एक नाम तुम लोगों को ध्यान रखना होता है, कैप्रोलैक्टम। ये नाम हम लोग आगे यूज करेंगे। ये कैप्रोलैक्टम वाले पार्ट को हम लोग पॉलीमर के फॉर्मेशन में यूज किया करते हैं। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो जब यहाँ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टोन बोलते हैं। नीचे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? ढंग से देखो डिफरेंस मालूम पड़ेगा। एक कार्बन एक्स्ट्रा है। एक कार्बन एक्स्ट्रा है, पहले वाले केस में 6 टोटल रिंग का साइज है, दूसरे वाले केस में 7 है। तो यहाँ पे हम लोग कैप्रोलैक्टम वर्ड यूज करते हैं। ऊपर वाले केस में जैसे डेल्टा लैक्टोन था, उसी तरीके से डेल्टा लैक्टम वाला पार्ट होगा, बनेगा एग्जैक्टली सेम टाइप से। OH का H हट रहा था और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हट रहा था, तो सिमिलर टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटेगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग। और इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग अजा वर्ड यूज करते हैं। जैसे ऑक्सा था, सिमिलर टाइप से अगर रिंग के पार्ट में नाइट्रोजन है तो अजा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड पोजीशन पे अजा। उसके अलावा 6 मेंबर रिंग है, इसका मतलब साइक्लोहेक्सेनॉन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसको कीटोन के जैसा कंसिडर करना है, इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। फिर इसके बाद अब क्या बच गया नोमेनक्लेचर में? स्पाइरो बाइसाइक्लो। स्पाइरो बाइसाइक्लो, ओके। स्पाइरो बाइसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह, क्या क्या? स्पाइरो बाइसाइक्लो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उस चीज का डिस्कशन सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पूछा जाता है, मालूम होना चाहिए। मतलब इसका एग्जांपल बस ध्यान रखो, एग्जांपल से अपने आप तुमको रूल समझ में आ जाएगा। जैसे स्पाइरो बाइसाइक्लो वाले पार्ट में स्पाइरो में एक ही कार्बन से 2 कार्बन चेन अटैच्ड होता है। तो नॉर्मली नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को करते वक्त हम लोग को ये देखना होता है कि पूरा कार्बन चेन कितने का है, और पूरे कार्बन चेन में इस कॉमन कार्बन से एक साइड और दूसरे साइड कितने कार्बन है। तो ज़्यादा क्लियरली डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चलो अभी के लिए तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। टोटल अगर काउंट करें यहाँ पे हम लोग, तो टोटल मिला करके हम लोगों को 1 2 3 4 4 3 7 कार्बन दिख रहा है। अगर 7 कार्बन है, इसका मतलब हम लोग हेप्टेन वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कार्बन के एक साइड हम लोग के पास 3 कार्बन है, दूसरी साइड में हम लोग के पास 3 कार्बन है। इसका मतलब हम लोग ब्रैकेट में 3,3 लिख करके स्पाइरो हेप्टेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो 3,3 स्पाइरो हेप्टेन ये चीज मेंशन करता है कि एक कॉमन कार्बन के रिस्पेक्ट में एक साइड में 3 कार्बन है, दूसरे साइड में भी 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन अगर प्लेस करना है तो स्पाइरो कंपाउंड में हम लोग 3 मेंबर्ड कार्बन चेन, जिसको इस कॉमन कार्बन से अटैच करके हम लोग 4 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं। दूसरे वाले केस में भी हम लोग का 3 कार्बन होगा, तो ओवरऑल 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड होता, तो इस केस में हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में जैसे एक तरफ 5 का रिंग है, दूसरे तरफ 4 का रिंग है, तो एक तरफ हम लोग के पास 4 कार्बन आ रहा है बेसिकली, और दूसरी तरफ हम लोग के पास 3 कार्बन आ रहा है। तो हम लोग 4
4,3 पहले जो हायर नंबर है उसको लिखेंगे 4,3, उसके बाद हम लोग आराम से स्पाइरो, और टोटल मिला के अगर कार्बन काउंट करें तो 8 हो रहा है, इसका मतलब आराम से नोमेनक्लेचर में ऑक्टेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन केस अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे हम लोगों का यहाँ वाले पार्ट में मान लो ब्रोमीन अटैच हो गया, तो ठीक है, उसमें हम लोग नंबरिंग वाले पार्ट में इसको पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि 5 का कार्बन सॉरी लॉन्गर कार्बन चेन है। नंबरिंग वाला पार्ट नीचे साइड से शुरू करेंगे, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो होता है, बट मेरे हिसाब से अपने काम का नहीं है, वो अपने स्कोप से बाहर का चीज़ होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा जिसका डिस्कशन करना है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जैसे एक इस तरह का चीज़ हो सकता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इस चीज़ को हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोला करते हैं। उसके अलावा बाईसाइक्लो वाले पार्ट में एक इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे हम लोग के 2 कार्बन, मतलब जैसे यहाँ 2 कार्बन से 2 रिंग्स अटैच्ड हैं, बट यहाँ एक रिंग के अलावा जो दूसरा रिंग उसमें कार्बन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो नॉर्मली नोमेनक्लेचर करने का ऐसा तरीका होता है कि जिन 2 कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं उन 2 कार्बन से 2 साइड्स निकले हुए हैं, और इसके अलावा बीच में भी एक साइड है। अब उसमें हो सकता है 0 कार्बन, उसमें हो सकता है 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, उससे कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नॉर्मली जैसे हम लोग ऐसा मेंशन किया करते हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग को इन दोनों कॉमन कार्बन के रिस्पेक्ट में एक साइड, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, टोटल 3 साइड्स मिल रहा है। तो अगर हम लोग को 3 साइड्स मिल रहे हैं तो हम लोग इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। लेफ्ट से राइट शायद शुरू किया जाता है, हम उतना एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट शायद लेफ्ट से राइट शुरू किया जाता है। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में हम लोग के पास टोटल 4 कार्बन है, तो 4 लिखा, बीच में कोई भी कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। राइट साइड में फिर से 4 कार्बन दिख रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो 404। उसके अलावा बाईसाइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे, और टोटल कार्बन कितना का हो गया, तो यहाँ पे 6 और 4 10 का, इसका मतलब हम लोग आराम से डेकेन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। दूसरे कंपाउंड की अगर बात करें तो एक साइड, दूसरा साइड और बीच में एक कार्बन, मतलब बीच वाला जो साइड है उसमें एक कार्बन दिख रहा, तो इस केस में सबसे लेफ्ट साइड में हम लोग के पास 2 कार्बन है, उसके अलावा बीच वाले पार्ट में हम लोग के पास एक कार्बन है, तो 2 1, और उसके बाद 2 वाला पार्ट, और इसके बाद हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में बाईसाइक्लो वर्ड लगा के टोटल कंपाउंड में 6 एक साथ कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब हेप्टेन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। ऑल्दो बाईसाइक्लो वाला पार्ट, बाईसाइक्लो वाले पार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछना चाहिए, हम ऐसा कहीं भी नहीं देखे हैं केस। बाईसाइक्लो में एक जो सवाल एम्स में आया था वो यही सवाल आया था, बस एग्जैक्टली बस यही सवाल आया था, ये सवाल आया था शायद इसी फॉर्मेट का, ये सवाल आया था इस टाइप का केस। बट इसके अलावा मास तो कोई एक्स्ट्रा केस नहीं देखे। स्पाइरो कमांड तो देखे भी नहीं है, स्पाइरो कमांड तो कभी भी नोमेनक्लेचर में नहीं आया, तो ठीक है, इस तरह का एक नोमेनक्लेचर का पार्ट है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ईथर इपॉक्साइड वाला पार्ट हो गया, और कुछ बचा क्या नोमेनक्लेचर में? कुछ भी पार्ट एक तो पिछले सर, क्लास का अल्कोहल लेक्चर में भी देख लीजिए। अद्वै क्या बोल रहा था? अल्कोहल को हो गया। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप में किए तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, अब कौन सा अल्कोहल? चलो ठीक है। लास्ट क्लास वाला पीडीएफ में देख लीजिए, उसमें नीचे में अच्छा हाँ, उसमें हम बताए थे तुम लोगों को ये क्या क्या बताएंगे ना। बहुत भारी चीज है भाई नोमेनक्लेचर, मतलब मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है बट हमको नोमेनक्लेचर बहुत भारी चीज लगता है, पता नहीं क्यों भारी लगता है। बहुत रूल है इसमें याद करने के लिए, हम भी भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। एरोमेटिक ऑक्साइड, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, ईथर इपॉक्साइड सब हो गया। चलो ठीक है, खत्म। अब इसके बाद तुम्हारा काम है, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब छुट्टी? अरे छुट्टी नहीं, हम बोले थे आज पढ़ाएंगे। अरे यार 2:30 बज गया। ठीक है 2:30 बज गया, तो फिर अब तो नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग इसके आगे किस किस ऑर्डर में टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, ताकि तुम लोग को एक आइडिया लगे कि हम लोग का टाइमलाइन कैसा चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में। जैसे एक बार में पूरा ऑर्गेनिक खत्म करेंगे ना? हाँ, हम यही सोच रखे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा तभी है, मतलब एक बार हम पूरा ऑर्गेनिक नहीं भी अगर खत्म करना है तो आइसोमरिज्म और जीओसी पूरा एक बार खत्म होना चाहिए। जैसे 11th-12th में आइसोमरिज्म का एक पार्ट 11th में पढ़ाना पड़ता है, फिर 12th में पढ़ाना पड़ता है, उसमें मजा नहीं आता है। तो अगर खत्म करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे, तो आइसोमरिज्म और जीओसी। और उसके बाद अगर चाहे तो हम लोग दूसरे टॉपिक में जाना चाहते तो जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चाहे तो
एक बार अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गया तो फिर पूरा ही खत्म करके लेंगे उसमें टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 3 महीना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। एक 3 महीने में तुम्हारे वीक में 2-2 लेक्चर चल रहा है तो भी 3 महीने में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। हम लोग अगला टॉपिक जो डिस्कशन शुरू करेंगे, पहले आइसोमरिज्म शुरू कर लेंगे। सर आइसोमेरिज्म पहले क्यों नहीं पढ़ा है? आइसोमरिज्म पहले क्यों नहीं पढ़ा है? अच्छा सवाल, इसका जवाब है मेरे पास। जैसे जब तुम पैदा होता है तो तुम्हारा नाम पहले रखते हैं कि तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराते हैं पहले? नाम पहले रखते हैं क्यों रखते हैं नाम पहले? ताकि सब लोग तुमको पहचान पाए, मतलब पहचान पाए ना। तो एक नाम से तुम्हारा पहचान बनाया जाता है। तो जब तक नाम नहीं मालूम पड़ेगा तुमको लोग, लेकिन फायदा क्या है? फायदा क्या है? बुलाते तो स्कूल में निकनेम से ही है ना। स्कूल में कौन निकनेम से बुलाता है तुमको? मेरे को कोई निकनेम नहीं, इसलिए एक दूसरे को तो हम लोग निकनेम से ही बुलाते हैं किसी न किसी। अब ये तो हमको नहीं मालूम भाई, चलो ध्यान दो। जैसे दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? तो जिन लोगों का इमेजिनेशन अच्छा है वो तो ठीक है, बट जिन लोगों को नहीं जज करने आ रहा तो नोमेनक्लेचर से रिलेट कर सकते हैं। अगर पहले वाले का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके इसमें 2 क्लोरो और ब्यूटेन मेंशन कर सकते हैं। सेकंड वाले का भी नोमेनक्लेचर 2 क्लोरो ब्यूटेन है। तो जब तक नोमेनक्लेचर नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि नोमेनक्लेचर की ज़रूरत है, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मान लो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक शुरू कर रहे हैं तो जब तक एक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं मालूम अपने को कि कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे उसको वो करेंगे, मेंशन कैसे करेंगे। अब मान लो कि हम बोलेंगे बेंजीन बार बार या फिनॉल वर्ड यूज़ करेंगे, अब तुमको पता ही नहीं कि फिनॉल होता क्या है, तो वो अपने लिए आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। हम उसके बिना पढ़ा सकते हैं, नोमेनक्लेचर के बिना ही पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर हम जब रांची वाले सेंटर पे गए थे ऑर्गेनिक पढ़ाने, तो लास्ट में नोमेनक्लेचर के बिना ही हम पढ़ाए थे। बट मालूम होना चाहिए नोमेनक्लेचर, क्योंकि कन्वर्सेशन ईजी हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक पर्सन को डिनोट करना है, तो पर्सन का पूरा स्ट्रक्चर हम बताते रहेंगे, अरे वो है ना, वो ऐसा है, वहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ पढ़ता है, वहाँ रहता है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। नाम बोलेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए नाम या नोमेनक्लेचर वाला पार्ट मालूम होना चाहिए। ऑल्दो सबसे बोरिंग चीज़ है, मतलब हमको 2 चीज़ बहुत बोरिंग लगता है पढ़ाने में, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बोरिंग लगता है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है और दूसरा पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है। पीरियोडिक टेबल का भी इनिशियल इंट्रोडक्शन, मतलब डाउन द ग्रुप में इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको 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 ये बोलते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक भी इन्फॉर्मेशन, उसमें बोरिंग भी नहीं लगता है, डर लगता है हमको पढ़ाने में। अगर हम एक भी इन्फॉर्मेशन गलत बोल दिए और तुम्हारे कॉपी में वो चीज़ आ गया तो तुमको तो गलती सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा डर लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, वो तो हमको टेंशन होता है। तो हम नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन का पार्ट स्किप करते हैं। खुद से पढ़ो ये चीज़, खुद से देखो, लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ो, ऐसे भी पढ़ के याद ही करना उस चीज़ को, तो ज़्यादा बेटर है। समझाने का पार्ट उसमें हम समझा देते हैं, बट नोमेनक्लेचर हमको बहुत भारी चीज़ लगता है। मतलब इस बार तो 2 रूल हम सीख लिए तुम लोगों से। एक तो एन इथाइल एन मिथाइल वाले पार्ट में अगर कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर है तो उसमें हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, और दूसरा ब्यूटेन डायोल ई वाले पार्ट को वहाँ पे रखते हैं। अगर यहाँ पे डायोल दे रखा है तो हमको एक्चुअल में नहीं मालूम, कभी नहीं मालूम था, तो इसीलिए नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में रूल्स हैं। रूल्स भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई एक जगह स्पेसिफिकली रूल्स दिया नहीं है हम लोगों के पास। तो अगर हम इस पर रिसर्च करते हैं तो खैर रिसर्च करने में टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन उतना टाइम देना मेरे हिसाब से बहुत ही जस्टिफाइड नहीं है इस टॉपिक में। तो एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली लोग करते क्या है कि बहुत सारे बुक्स में नोमेनक्लेचर्स वगैरह दे रखे हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में नोमेनक्लेचर दे रखे हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के, तो लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब बुक्स के नोमेनक्लेचर्स को सीधा उठा करके यूज़ कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि नोमेनक्लेचर्स देख करके अपने रूल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता ही होता है। अगर हम एक सवाल का नोमेनक्लेचर देख रहे हैं तो उसको देख करके, जैसे इपॉक्साइड का जो नोमेनक्लेचर है वो हमको याद नहीं था, तो हम इसका कोई रूल नहीं देखने गए। हम इस तरह का एक सवाल दे रखा था, तुम्हारे शायद बुकलेट में ही दे रखा था, बुकलेट में देखे उसका जो आंसर आया तो अच्छा हाँ शायद ये चीज़ होता था। पढ़े हैं हम कभी नोमेनक्लेचर, बट हम उसके बाद अब रूल्स नहीं देख रहे, बस इपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर उसमें देखे और उसके बाद बोले कि ऐसा ऐसा नोमेनक्लेचर होता था, कहानी खत्म। क्योंकि एक तो काम का भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए चलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लेना, हो सकता है कि अगर कहीं पे हम गलत बोलेंगे तो मेरा भी करेक्शन करा देंगे कि सर इस चीज़ में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना
रूल्स पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि रूल्स में कौन सा रूल एग्जैक्टली तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है कौन सा नहीं है ये नहीं पता चलेगा। बट जितने भी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे सिलेबस के अंदर है वो सब हर जगह हम देखते हैं कि सिलेबस के अंदर का ही पार्ट है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर उसमें थोड़ा गड़बड़ी फील होगा तो एक बार डिस्कशन कर लेना, हो सकता है शायद हम ही से गलती हो रखा होगा, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे। आइसोमरिज्म वाले पार्ट में सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म चलेगा, और तुम लोगों का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ये हम क्लास 10th में वैसे डिस्कस किए थे। आइसोमर्स का डेफिनेशन एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको लोग थोड़ा गलत इंटरप्रेट करते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर, जो थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कराएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट होने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आइसोमरिज्म वाला पार्ट होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म वर्ड यूज कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तीसरा पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चौथा पार्ट जो हम लोग का डिस्कशन होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और सबसे बड़ा पार्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म Yes. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है। स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में हम लोग का चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर और सबसे लास्ट में टॉटोमर होता है। ऑल्दो ये टॉटोमर वाला जो पार्ट है ये चीज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। जब तक रेजोनेंस इफेक्ट ये सब चीज हम लोग नहीं जानेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, तब तक इस चीज का डिस्कशन नहीं कर सकते। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर भी कुछ होता है क्या? स्टीरियो आइसोमर ये चीज होता है। इनफैक्ट स्टीरियो आइसोमर ये पूरा चीज होता है। वो जब हम लोग पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो तुमको डेफिनेशन में मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग दो तरह के आइसोमरिज्म की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। उस स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो तरह का पार्ट होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और जैसे ना सिस और ट्रांस वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सिस कन्फिगरेशन, ट्रांस कन्फिगरेशन, ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का पार्ट है। तो ये दोनों चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पार्ट बाय पार्ट करते जाएंगे। और ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का टॉपिक है, इसको नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं किया जाता बाकी टॉपिक्स के साथ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हो सकते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है इस चीज को हम लोग लास्टली टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करने के टाइम पे या फिर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने के टाइम पे इन तीनों चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब तुम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट होगा तब तुम्हारे पास फिर से एक बार डिस्कशन होगा कि अगर हम लोग को दो कंपाउंड्स के बीच में आइसोमर्स पहचानना है तो हम लोग किस ऑर्डर में काम करें। ये ऑर्डर मेरा बिगड़ जाता है। अगर हम 11th क्लास में आधा पार्ट पढ़ाते हैं, 11th क्लास में ये 3 टॉपिक दे रखा है और 12th क्लास में ये टॉपिक दे रखा है, तो मेरा पूरा ये सीक्वेंसिंग बिगड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं सब कुछ। इसीलिए इसको इस साल हम इस बार एक ही साथ पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब इसको एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं तो जैसे ही ऑप्टिकल खत्म होता है तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन निकालो, कौन से टाइप का आइसोमर है। तो एक सीक्वेंसिंग है, पहले ये चेक करो, फिर उसके बाद ये चेक करो, ये चेक करो, और सबसे लास्ट में इस तरह का पार्ट एक चेक करना होता है। तो हम लोग उस तो ऑर्डर में और जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं पड़ता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के लिए? नहीं, कुछ और कंसेप्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब ये तो क्यों रखा गया होगा सर फिर इसको? क्यों रखा गया होगा उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अगर हम लोग का एक लाइट होता है, एक सर्टेन टाइप का लाइट बोलते हैं हम लोग, प्लेन पोलराइज लाइट। जब हम लोग इस प्लेन पोलराइज लाइट वाले पार्ट को किसी एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हैं, तो ये जो लाइट है ये अपना जैसे प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा समझ लो, प्लेन है बेसिकली, ठीक है। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो प्लेन वाला पार्ट ऐसा या फिर ऐसा रोटेट हो जाता है। तो एक कंपाउंड के अंदर लाइट के प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। एक्सिस वही रहेगा लेकिन लाइट रोटेट होकर के ऐसा शिफ्ट हो गया। तो एक कंपाउंड वाला पार्ट किसी प्लेन पोलराइज लाइट वाले पार्ट को रोटेट कर पा रहा है, ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। और इस तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यही चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा, बट जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ वाले पार्ट में हम लोग टर्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मेंशन कर सकते हैं। मतलब इसका लाइट वाले पार्ट से बेसिकली रिलेशन है कि लाइट से हम लोग या लाइट के रोटेशन वाले पार्ट से कैसे इस आइसोमरिज्म वाले पार्ट को रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जीओसी वाले पार्ट में जाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बिल्कुल शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में वो सब जैसे रेजोनेंस इफेक्ट था तुम्हारा, उस चीज़ का डिस्कशन होगा। जो हम लोगों का डाइपोल वाला पार्ट है, वो डाइपोल वाला पार्ट का एक तरीके से इफेक्ट हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के जैसा मेंशन करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये मेंशन करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है ये मेंशन करेंगे, और उसके अलावा फिर हाइपर कंजुगेशन, ये तीसरा टाइप का इफेक्ट है, ये क्या होता है ये मेंशन करेंगे हम लोग। ये 3 इफेक्ट्स का डिस्कशन
और ये 3 इफेक्ट्स के जब बेसिस क्लियर हो जाएंगे अपने, तब उसके बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाएंगे। और उस एप्लीकेशन वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग को डिस्कशन करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे आपसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं हम लोग आराम से। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये शायद हम पहले भी कहीं मेंशन किए थे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ वर्ड नहीं मेंशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम लोग मोस्टली मेंशन करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक देखो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखो, वहाँ पे उसको एक क्लाउड के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्लाउड का ही डेंसिटी है बेसिकली, ऐसा बोल के चल रहा है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का नंबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो तुम्हारे पूरे 2 साल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में यूटिलाइज होता है। फिर इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ का नंबर या बेसिक स्ट्रेंथ पहले डिस्कशन कर सकते हैं, पहले बेसिक स्ट्रेंथ का नंबर, उसके बाद 4th नंबर पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड पार्ट होगा, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस ये सेकंड टॉपिक में डिस्कशन में मिल जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोगों का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर और बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर रिलेट कर लिया तो बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट ऐसे रिलेट कर सकते हैं। वहीं पे बॉन्ड ऑर्डर फिर से हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोगों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हाइड्रोजनेशन टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट है इसमें। फिर हीट ऑफ कंबशन वाला पार्ट एक है टॉपिक। फिर उसके बाद हम लोगों का रेजोनेंस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का भी डिस्कशन करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी के अलावा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा सा भूल गए यहाँ पे, जैसे ही हम लोग रेजोनेंस डिस्कशन करेंगे तो रेजोनेंस वाले पार्ट में हम लोग ये कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे, एरोमेटिसिटी। क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग को जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर करना होता है तो उससे पहले ये कंसेप्ट चाहिए होता है। तो एरोमेटिसिटी वाले पार्ट का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन हो गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। इसके बाद कोई टॉपिक बचता है? नहीं। इसके बाद कोई टॉपिक में एक, हाँ ठीक है, एक ये काम कर सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट। और यहीं पे हम लोग बॉन्ड एनर्जी का एक और डिस्कशन करेंगे। मतलब बॉन्ड एनर्जी का एक और भी पार्ट होता है जो हम लोग को फ्री रेडिकल से एसोसिएट करके बताना होता है। उसके अलावा फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, बेसिकली अल्कीन का ये स्टेबिलिटी होता है, अल्काइंस का तो हम लोग डिस्कशन भी नहीं करते। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाले पार्ट का डिस्कशन होगा। और फिर कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का डिस्कशन। और सबसे लास्ट में कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका हम लोग को डिस्कशन करना होगा। इसके बाद हम लोग 11वें नंबर पे एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑलमोस्ट पार्ट है, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। और इस फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट के जस्ट बाद हम लोग टॉटोमेरिज्म वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला एप्लीकेशन है जो हम लोग टॉटोमेरिज्म के फॉर्मेट में डिस्कस किया करते हैं। इससे पहले कुछ पार्ट हम लोग शायद यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे जब आइसोमरिज्म कंप्लीट होगा तो आइसोमरिज्म के जस्ट आगे हम लोग ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होता है पहला चीज। और 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था हेलोजिनेशन, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये टॉपिक तो हम लोग क्लास 11th में डिस्कस करते ही करते हैं, मतलब एक फेज में ये टॉपिक डिस्कस होगा। उसके बाद डिपेंड करता है तुम्हारे मन पे। अगर तुमको लगता है कि ठीक है सर आप इस मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पोर्शन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा, इसमें जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में ताकि एक जनरल कंसेप्ट है जो जिंदगी भर याद रखना है तुमको, हर जगह उसका एप्लीकेशन होगा। तो सिमिलर टाइप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पूरे के पूरे पार्ट का कंप्लीट डिस्कशन होना होता है। तो अगर तुमको लगेगा उस टाइम पे अपने हिसाब से बता देना, मतलब फ्रीडम है। अगर तुमको लगता है कि सर इसमें टाइम चाहिए थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, जिस दिन ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो ठीक है, वहाँ पे हम ब्रेक ले लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में और कोई दूसरा टॉपिक कर लेंगे जो इंडिपेंडेंट टाइप का हो। और पैरेलल में तुम लोग को ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ठीक है प्रैक्टिस हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कराएंगे इसमें, तो उस केस में फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का शुरू कर लेंगे, जो कि 1.5 से 2 महीने में हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस जीओसी वाले पार्ट के बाद। तो ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने चलना है और इसके बाद फिर हम लोग का जीओसी वाला जो पार्ट होगा, सॉरी ये पूरा टॉपिक 1 महीने चलेगा। इसके बाद फिर हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th वाला पार्ट आराम से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो
आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर में हम सजेशन देंगे कि एक तो नोमेनक्लेचर का हम लोग का जो बुकलेट है वो तो तुम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है, उसके अलावा हम और भी कुछ असाइनमेंट देंगे तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का। उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना ताकि नोमेनक्लेचर हमेशा प्रैक्टिस में रहे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे तुम लोगों को, मतलब 15, 20, 25 इस टाइप से एक असाइनमेंट देंगे, तो उसमें बस हमेशा ट्राई करना कि हर वीक में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हर वीक में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, और ये प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए हमेशा, ताकि कभी भी अगर कॉमन नेम आए, कभी भी IUPAC नेम आए, तो नोमेनक्लेचर हमको ध्यान हो, तो आराम से ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे हिसाब से। किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर पूछना नहीं है तो फिर आज के लिए टाटा बाय बाय। पूछना है किसी को कुछ? टॉपिक पढ़ाने वाले थे आप अभी, मतलब इस टाइम रहता तो कितने मिनट का था? क्या बनाने वाले थे हम? तो कोई टॉपिक पढ़ाने वाले थे ना आप? कौन सा टॉपिक? हमको याद नहीं आ रहा क्या बोला जाए। बोले थे ना कि अगर थोड़ा और टाइम रहता तो फिर एक और टॉपिक शुरू कर देते। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही तो शुरू करते हैं। आधा घंटा 45 मिनट, मतलब उसमें मेटामर को छोड़ करके शुरू का पार्ट तो आधे घंटा का होता है, तो ऐसे ही हो जाता। ठीक है, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? एक तो तुम लोगों को कॉमन नेम वाला PDF भेज दिया सबसे पहले, उसके बाद फिर ये चीज भेज दे रहे हैं। बोलो भैया, और कोई डाउट है किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता है। और तुम्हारे नेक्स्ट वीक एग्जाम में नोमेनक्लेचर पूरा आएगा, और काइनेटिक्स में कहाँ तक पढ़ाई होगी एक बार हम निहार सर से बात कर लेते हैं, फिर काइनेटिक्स का सिलेबस तुम लोग को मिल जाएगा। इसमें पता नहीं फिजिक्स का सिलेबस गलती से रह गया, वो नेक्स्ट वीक में। केमिस्ट्री का सिलेबस में नोमेनक्लेचर तो पूरा है ही, उसके अलावा काइनेमेटिक्स वाले काइनेटिक्स वाले पार्ट में सर से पूछ लेते हैं कि कहाँ तक का पोर्शन उसमें हो रखा है, तो उसके हिसाब से पेपर बन जाएगा तुम लोग का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।